यार भर दिया तुमने कमेंट सेक्शन कि भैया लास्ट वीडियो में हम रिएक्शन देख करके गए थे और जो पढ़ के गए थे, जिस तरह से आपने रिएक्शन से बताया था कि क्या पीपीटी है, कौन से कलर का कंपाउंड है, क्या रिएक्शन हो रही है और क्या उसमें से क्वेश्चन आएगा, वही उठ के आया। अब आज की इस वन शॉट वीडियो में हम जैसे रिएक्शन देखे थे ना पिछली वीडियो में, यहाँ पर सारी एक्टिविटीज देख लेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ केमिस्ट्री की एक्टिविटी, क्योंकि बायो से भी आता है, फिजिक्स से भी क्वेश्चन आता है एक्टिविटीज से। तो केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, पूरे तुम्हारी साइंस की बुक में जितनी ऐसी एक्टिविटीज हैं जहां से उठ के क्वेश्चंस आएंगे इस साल, हर एक एक्टिविटी देख लेंगे, कुछ भी मिस नहीं होगा। बस इस वीडियो को बिल्कुल आराम से बैठ जाओ, एक मूवी की तरह बैठो, 1.5x पे स्विच कर लो और आओ साथ में पूरी एनसीईआरटी बुक्स की एक एक एक्टिविटी को मिलके स्वाहा करते हैं। क्या हाल पढ़ले गैंग, अक्षय भैया इज बैक एंड बैक फॉर यू ऑल। लास्ट वीडियो अगर तुमने नहीं देखी तो जाकर देखना, जहां पर हमने सारे रिएक्शन स्वाहा कर दिए। अब यहां पर देखने हैं हमें सारे एक्टिविटीज के क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज चलेंगे। पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, पहली एक्टिविटी 1.1। अब तुमने अगर ना क्लास 10th में कुछ भी नहीं पढ़ा हो, क्लास 10th क्या, तुम अगर वो वाले बच्चे हो जो दिन भर स्पोर्ट्स ग्राउंड में कुछ ना कुछ खेल रहे होते हो, डेली स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे होते हो, क्लासेस अटेंड नहीं करते हो स्कूल की भी, तब भी एनसीईआरटी तो खोली होगी, ये इमेज तुम्हें जरूर याद होगी। क्या थी कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा था और नीचे वॉच ग्लास में ऐसा कुछ व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर गिर रहा था जिसको बोलते थे मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है भैया, अब इस एक्टिविटी में क्या भैया आप ऐसे बताओगे, इस एक्टिविटी को क्या पढ़ के बताओगे वही बोरिंग तरीके से जैसे स्कूल वाले बताते हैं? नहीं, मैं तुम्हें एग्जैक्टली वो बताऊंगा जो एग्जाम में आने वाला है। देखो ध्यान से, यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं तुम्हें मैग्नीशियम रिबन बना करके दिखाऊं, मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, तो इसके ऊपर क्या होता है, ये ऐसा कुछ, इसके ऊपर अगर मैं दूसरे कलर से बनाऊं तो इसके ऊपर एक लेयर चढ़ी होती है, मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है। और ये लेयर किसकी होती है, ये लेयर, एक मिनट, ये देखो अपना रेड कलर का मैग्नीशियम हो गया और इसके ऊपर ब्लू कलर की लेयर हो गई। तो ये लेयर किसकी होती है, ये लेयर होती है ऑक्साइड लेयर। क्या होती है, ऑक्साइड लेयर। अब इस ऑक्साइड लेयर को जब तुम रिमूव कर दोगे ना, जब इस ऑक्साइड लेयर को देखो इस तरह से ये रिमूव कर दोगे, तो ही अपना मैग्नीशियम सही से रिएक्ट कर पाता है, सही से रिएक्शन होती है। तो मैग्नीशियम को जलाने से पहले ऑक्साइड लेयर को रिमूव करते हैं, ठीक है। इस मैग्नीशियम को जलाने से पहले ऑक्साइड लेयर इसके ऊपर रहती है, इसको रिमूव करते हैं। कैसे? सैंड पेपर से घिस करके। कभी तुम्हारे घर में पेंट वेंट हुआ होगा तो तुमने सैंड पेपर देखा होगा, उससे घिस घिस के पूरी दीवार साफ करते हैं। तो बस उसी सैंड पेपर से इसको क्लीन करते हैं। क्यों? बता दिया, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर, ठीक है, ताकि बर्निंग इफेक्टिवली हो पाए। फिर इससे और क्या क्वेश्चन आएगा भैया, एक क्वेश्चन ये आएगा कि तुमने ऑब्जर्व क्या किया, तो तुमने ऑब्जर्व किया कि व्हाइट फ्लेम से, डैजलिंग व्हाइट फ्लेम से ये मैग्नीशियम रिबन जलती है। किस कलर का फ्लेम है? डैजलिंग व्हाइट फ्लेम। व्हाइट कलर का फ्लेम भी है और व्हाइट कलर का अपना प्रोडक्ट भी है, जो नीचे मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, व्हाइट प्रोडक्ट है। फिर बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है तो ये रही, क्या है, Mg+O2 2MgO, Mg+O2 2MgO, ये अपना मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हाइट कलर का। फिर कौन सा टाइप की रिएक्शन हुई? अरे भाई, अगर मैं ना ये रिएक्शन मतलब किसी को भी दिखाऊं यार, मतलब ये रिएक्शन मैं उसको भी दिखाऊं जो बच्चा कुछ भी नहीं देखता है, बस दिन भर हर वीडियो में कमेंट करता है, दिस इज इमोशन, दैट इज इमोशन, दैट इज लूज मोशन, वो वाला बच्चा भी इतना बता देगा कि अगर दो या दो से ज्यादा चीजें मिल करके कोई एक प्रोडक्ट बनाती है तो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत बढ़िया। तो अब एक्टिविटी 1.1 स्वाहा, उससे बस इतना ही आएगा जितना मैंने बताया। फिर एक्टिविटी 1.2, इसमें क्या है देखो, टेक लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन एंड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। अब बताओ, ऑब्जर्व करो होता क्या है। केमिस्ट्री में कुछ भी ना आए तो क्या करो, जो दिया है वो लिख लो। क्या बोला है? लेड नाइट्रेट, ठीक है, लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki, क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, क्या बन जाएगा, PbI2 प्लस KNO3, ठीक है, PbI2 प्लस KNO3। नीचे आओगे तो ये तुम्हें रिएक्शन बैलेंस्ड मिल जाएगी। और यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आएगा कि बताओ ये जो पीपीटी है, ये देखो सॉलिड लिखा है, सॉलिड लिखा होने का क्या मतलब होता है कि ये एक पीपीटी है, ये एक प्रेसिपिटेट है, पीपीटी। ये किस कलर की है? येलो। याद रखना कि ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट है, PbI2, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ एक्टिविटी 1.3 पे।
एक्टिविटी 1.3 पे क्या हुआ भैया, देखो ध्यान से देखो इधर, देखो कोई भी चीज मैं रटवाऊंगा नहीं, रिएक्शंस वाली वीडियो में काफी चीजें तो समझा दी थी, अब वो यहाँ पर भी काम आएगी, देखना ध्यान से। देखो क्या बोला गया है कि हमने लिया है एक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एक हमने फ्लास्क में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें जिंक ग्रैन्यूल्स डाला। अब ऑब्जर्व करो कि हो क्या रहा है, ऑब्जर्व करना है कि हो क्या रहा है। तो भैया आपने तो बताया कि कुछ ना समझ में आए केमिस्ट्री में तो जो दिया वो लिख दो, मतलब जो यहाँ पर दिखाया गया वही लिख दो। उस रिएक्शन में कैसे लिखना है, जिंक प्लस H2SO4, अब एरो कर दो। बताया था रिएक्शंस वाली वीडियो में कि जब भी ऐसा कुछ दिखे याद करनी है कैटरीना। यस, कैटरीना। क्या करना है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो, 4 जेन फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। हाँ जी, हाँ जी आ रहा है ना उसमें, ये हाँ जी हाइड्रोजन है और जो ऊपर आ रहा है जेन, जेन क्या है, जिंक है, यानी हाइड्रोजन के ऊपर आ रहा है जिंक, और जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को लात मार के भगा देता है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक हाइड्रोजन को लात मार के भगा देगा, ZnSO4 बन जाएगा और H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है, ये ऊपर एरो दिखाता है कि H2 गैस रिलीज हो रही है, तो देखो यहाँ पर H2 गैस रिलीज हो रही है और यही हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। और अगर पूछा गया है कि टेम्परेचर क्या होगा, तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी जब तुम हाथ लगाओगे इसको तो टेम्परेचर काफी गर्म रहेगा फ्लास्क का। चलो आगे देखो, ये रहा अपना बैलेंस रिएक्शन, HCl के साथ भी H2SO4 के साथ भी, दोनों के साथ सेम चीज होगा, H2 गैस निकल जाएगी। ठीक है भैया, फिर नीचे आ गए एक्टिविटी 1.4, इसमें क्या है देखो, फॉर्मेशन ऑफ स्लेट लाइन बाय द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड विद वाटर। एक्टिविटी पढ़ो ध्यान से, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड और क्विक लाइन। अब देखो जितने लोगों ने वो वीडियो देखी होगी उनको पता है कि यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है, ये क्यों लिखा है कि क्विक लाइन और कैल्शियम ऑक्साइड, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्विक लाइन। और याद रखना CaOH ट्वाइस को क्या बोलते हैं, स्लेग्ड लाइन। ठीक है, ये दोनों याद रखना। अब बता देना मुझे जरा कमेंट्स में कि ClCO3 का कॉमन नेम क्या है। ठीक है, कमेंट बताना। यहाँ पर क्या करना है, रिएक्शन करवानी है और बताना है कि क्या कोई टेम्परेचर चेंज होता है। तो आ जाओ, जैसा ऊपर किया था रिएक्शन लिख दी थी, मालूम पड़ गया था, यहाँ पर भी रिएक्शन लिख देनी है। ये है अपनी रिएक्शन, CaO प्लस H2O बनता है स्लेड लाइन, मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड में क्विक लाइन में पानी डालोगे ना तो स्लेड लाइन बनेगा और साथ में हीट निकलेगी, और हीट अगर प्रोडक्ट साइड पे है तो वो कैसा है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक। फिर नीचे आ जाओ एक्टिविटी 1.5। अब ये क्या है भैया, ये सुंदर सी कन्या कौन है, ये सुंदर सी कन्या बिल्कुल आस्था के जैसी है, धोखा देके भाग जाएगी। ठीक है, ज्यादा ध्यान से मत देखो, जो वो कर रही है वो देखो, जो कर रही है वो देखो, क्या कर रही है देखो। यहाँ पर नीचे लगा हुआ एक बर्नर, यहाँ नीचे लगा हुआ एक बर्नर, उसने लिया है एक टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब के अंदर है फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। ठीक है, फेरस सल्फेट यानी कुछ 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल लेना है, उसको कलर बताना है, नोटिस करना है, फिर उसको हीट करना है बॉइलिंग ट्यूब पे और फिर कलर का चेंज देखना है। कलर चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो देखो क्या होता है, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्या था, FeSO4, इसको मैं लिखूंगा ग्रीन कलर से। ठीक है, FeSO4 डॉट 7H2O। ठीक है, फिर इससे बनता है FeSO4, फिर जब इसको और हीट करते हैं तो बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 गैसेस। ये पूरी रिएक्शन होती है हीट प्रोवाइड करने पे, हीट यहाँ भी हीट यहाँ भी। पहले 7H2 अटैच रहेगा, फिर वो भी इवेपोरेट हो जाएगा तो FeSO4 बन जाएगा, फिर Fe2O3 और SO2 SO3 गैस। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन डायरेक्ट स्टार्ट हो रही थी इससे, FeSO4 से, ग्रीन कलर का ये रहेगा, और जब इसको हीट करोगे तो ब्राउन कलर का Fe2O3, ठीक है, साथ में SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 गैस, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनेगा। चलो, अब पूछा जाएगा कि कौन से टाइप की डिकम्पोजिशन है, तो सबको पता है इतनी बेसिक सी बात कि 3 टाइप की डिकम्पोजिशन होती है, एक थर्मल जिसको हीट से करें, एक इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी वाली होती है, और एक लाइट से जो होती है, जो लाइट से होती है उसको क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये वाली हीट से हुई है, सबको पता है ना, यहाँ पर हीट कर रहा है, अरे यार ये सुंदर सी कन्या क्या कर रही है, ये बर्नर लगा करके हीट कर रही है, तो हीट कर रही है मतलब
थर्मल डिकम्पोजिशन। चलो अब नीचे आ जाओ, ये यहाँ पर तुम्हारे लिए आंसर लिखा हुआ है, ये कलर चेंज, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे एक्टिविटी 1.6, यहाँ पर भी कुछ सेम हो रहा है, बट यहाँ पर एक कन्या नहीं है। मगर अगर कन्या नहीं है इसका मतलब ये नहीं इसको इग्नोर कर देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्या है इसमें? हीटिंग लेड नाइट्रेट। देखो 2 ग्राम लेड नाइट्रेट पाउडर लो, ठीक है, एक बॉइलिंग ट्यूब में, और होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विथ अ बॉइलिंग ट्यूब को बर्नर के ऊपर रखो, ठीक है। अब बताओ क्या ऑब्जर्वेशन होगी? ये अपनी रिएक्शन होती है PbNO3 ट्वाइस, जो कि लेड नाइट्रेट है। इसको हीट करोगे तो बनेगा PbO। PbO क्या है? PbO लेड ऑक्साइड, साथ में NO2 और साथ में O2। अब यहाँ पर हमारा ऑब्जर्वेशन ये होता है कि यहाँ पर कुछ ब्राउन ब्राउन ब्राउन, बहुत ही ब्राउन ब्राउन धुआं होता है आसपास, यानी ब्राउन ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं, स्मोक निकलता है, धुआं निकलता है, ठीक है। देखो लिखा भी है, व्हाट डू यू ऑब्जर्व? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? ब्राउन फ्यूम्स। अब पूछा जाएगा कि ये ब्राउन कलर की फ्यूम्स, ब्राउन कलर का धुआं कौन सी गैस का है? तो यहाँ पर PbO है प्रोडक्ट, ठीक है, ये तो सॉलिड है। ये दो गैसेस बन रही हैं NO2 और O2, तो हमें पता है कि ये NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का है, ठीक है। अब आगे देखो एक्टिविटी 1.8, ये आ गया अपना जो मैंने तुम्हें ऊपर समझाया, थर्मल हो गया था। ये आ गया फोटोइलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, मतलब लाइट की प्रेजेंस में। ये सनलाइट की प्रेजेंस में हमने क्या रखा है? हमने रखा है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को अगर तुम सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो वो डीकंपोज हो जाएगा। डीकंपोज क्या होता है? एक से टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बन जाएं, और वही यहां पे होता है। देखो नीचे रिएक्शन देखो, AgCl क्या बन जाएगा? Ag प्लस Cl2। उसी तरीके अगर AgBr होता तो वो क्या बन जाता? Ag प्लस Br2। बहुत बढ़िया भैया, ये ब्रोमीन गैस निकलती, इधर क्लोरीन गैस निकल रही है, ठीक है। चलो नीचे एक्टिविटी 1.9, ये एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। क्या देखना है यहाँ पर? देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, आयरन नील डाली, दो डालनी है। कितनी डालनी है यहाँ पर? देखो ध्यान से, ये देखो 3। क्या लिखा हुआ है एक्टिविटी में? ध्यान से, इसीलिए एक्टिविटी पढ़ना जरूरी है, सिर्फ डायग्राम मत देख लेना एग्जाम में। टेक 3 आयरन नेल्स एंड क्लीन देम बाय रबिंग द सैंड पेपर। रबिंग विद सैंड पेपर। सैंड पेपर यार देखो, ये देखो मैंने तुम्हें ये फ्लैश कार्ड दिए थे ना, फ्लैश कार्ड दिए थे 24 आवर्स बैच में, जिन्होंने एनरोल किया उसे पता है। तो ऐसा फ्लैश कार्ड्स जैसा ही सैंड पेपर होता है, सैंड पेपर, उससे घिस घिस कर इरेज करते हैं, मिटाते हैं जब भी हमें कोई चीज साफ करनी होती है। तो 3 आयरन को साफ करना है, फिर दो टेस्ट ट्यूब, एक ए एक बी, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, और 2 आयरन नेल को डाल देना है कॉपर सल्फेट में, और एक को अलग रखना है। किया क्या जा रहा है कि हमने देखो 1 आयरन नेल, 2 आयरन नेल और 3 आयरन नेल, 1 2 3 लिया था। अब तीसरे को सेपरेट रख देना है। इसका काम बाद में आएगा, क्योंकि हम चेक करेंगे कि जो ये दो हमने इसमें डाली है, इसमें और जो हमने अलग रखी थी क्या चेंज आया। तो 2 हमने किसमें डाली? कॉपर सल्फेट में, आयरन में। अब मैंने क्या सिखाया कि अगर कुछ भी नहीं आता है केमिस्ट्री में तो जो लिखा है वही कर दो। क्या लिखा भैया? CuSO4 प्लस Fe। ऐसा कुछ भी दिखे और पता करना हो कि क्या ये जो अकेला वाला है, देखो ये जो अकेला, जैसे अपने सलमान भौई अकेले रहते हैं, ये जो अकेला वाला आदमी है, क्या इसको किक कर पाएगा, लात मार पाएगा? उसके लिए क्या करनी थी? सलमान भौई, देखो अकेले रहते हैं कौन? सलमान भौई। सलमान भौई के लिए कैटरीना, कैटरीना कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। फरारी का मतलब क्या था? आयरन। क्यू का क्या था? कॉपर। तो फरारी ऊपर आता है ना, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। फरारी ऊपर आया, यानी फरारी क्यू को लात मार सकता है, आयरन कॉपर को लात मार सकता है, और बना सकता है FeSO4 प्लस Cu। तो हमें क्या देखने मिलेगा? कलर चेंज। ये होता है ब्लू कलर का और ये होता है ग्रीन कलर का, हम ऑलरेडी ऊपर देख के आ रहे हैं। ये कलर चेंज देखने मिलेगा, और जो आयरन नेल रहेगी ना इसके अंदर, ये दोनों आयरन नेल रस्ट हो जाएगी, ठीक है। दोनों आयरन नेल कोरोडेड हो जाएगी, कोरोडेड, रस्टेड, सड़ जाएगी। और जो अपनी सेपरेट रखी थी उसको देखोगे तो वो बिल्कुल सही पाई जाएगी। या यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, द आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर एंड ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फेड्स ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। और ब्लू से ग्रीन बन जाता है। बहुत बढ़िया, ये देखो ब्लू से ग्रीन। चलो नीचे आ जाओ, एक्टिविटी 1.10। अब जितने बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं सो कॉल्ड टीचर से, वो इसको बोलेंगे एक्टिविटी 1.10। अरे बेटा डेसिमल के बाद 1.10, 1.11 ऐसे पढ़ा जाता है।
ठीक है, चलो फॉर्मेशन ऑफ बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्या होता है इस रिएक्शन में? देखो मैं एक्टिविटी पढ़ भी नहीं रहा हूं, मैंने तुम्हें एक्टिविटी पढ़ाया भी नहीं, मैंने तुम्हें जो पढ़ाया था पिछले लेक्चर में रिएक्शंस, वहीं से सब कुछ समझ जाओगे। क्या होता है केमिस्ट्री में कि कुछ भी ना आए तो बस लिख दो, बस यहां पर भी जो लिखा है लिख दो। क्या लिखा है? सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड। अब इतना तो आता ही है, NaSO4 प्लस BaCl2 क्या बनेगा? NaCl प्लस BaSO4। ठीक है, क्यों ये बना भैया? क्यों बना? आपको कैसे पता भैया कि ये बनेगा? मैंने बताया था रिएक्शन वाली वीडियो में कि डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, एक दूसरे के आयन एक्सचेंज हो जाते हैं। ठीक है, ये देखो एक्सचेंज हो गया, Na प्लस इसका प्लस और इसका माइनस, Cl माइनस और इसका माइनस और इसका प्लस मिल जाएगा, NaCl और BaSO4 बन जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन क्या है कि बैरियम सल्फेट NaCl सॉल्ट बना और बैरियम सल्फेट एक व्हाइट कलर का पीपीटी है। ठीक है, नीचे देखो, ये बैरियम सल्फेट, ये जो सॉलिड है, ये एक व्हाइट कलर का पीपीटी है। देखो सॉलिड मतलब क्या होता है? पीपीटी, प्रेसिपिटेट कौन से कलर का? व्हाइट कलर का। फिर नीचे आ जाओ, एक्टिविटी 1.11 ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। क्या हो रहा है इसमें? देखो कॉपर को सिंपली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जा रहा है। जब भी ऐसा लिखा हो तो क्या मतलब होता है? हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ऑक्सीजन। तो कॉपर ऑक्सीजन में जलेगा, बनेगा CuO। कोई पूछे इसका कलर क्या है, तो इसका कलर क्या होता है? ब्लैक, ऑल ब्लैक, रफ्तार वाला। ठीक है, जिस गाने का क्रेडिट उसको मिला था। ठीक है, हनी भाई ने नहीं लिया था। अगला चैप्टर आ चुका है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर पर बढ़ने से पहले कमेंट में बताना कौन तुम्हें सबसे ओजी लगता है, रफ्तार, बादशाह या हनी भाई? बताओ। आ गए हैं एसिड बेस सॉल्ट पे। यहां पर पहली एक्टिविटी है 2.1। इसमें क्या किया गया है? देखो कई सारी सैंपल लिए जाएंगे और चेक किया जाएगा कलर चेंजेस, रेड लिटमस में, ब्लू में, फिनोल्फथालीन में, मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन में। मैंने तुम्हें क्या बताया था? मैंने तुम्हें जब एनुअल लेक्चर में पढ़ाया था तो बताई थी एक सिंपल सी बात, बार, कि बेटा यहां मत जाना। लेकिन ये इस तरह से क्यों लिखा था मैंने? क्योंकि ए का मतलब होता था एसिड, कि जब एसिड डालोगे तो ब्लू लिटमस कन्वर्ट हो जाएगा रेड में। और इसी का उल्टा क्या था? इसी का उल्टा क्या था? जल्दी बता दो फटाफट। कि जब बेस डालोगे तो रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में, रेड कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में। ठीक है भैया, बार से हम याद कर लेंगे। ठीक है, बार याद है तो इसी का उल्टा ही नीचे वाला है। ओके, अब आ जाओ नीचे, अब आ जाओ नीचे। ये कि जब भी, यहां मैंने टेबल में तुम्हें लिख दिया है, HCl मतलब क्या होता है? एसिड। HCl मतलब एसिड। तो वो रेड लिटमस में कोई चेंज दिखाएगा नहीं, नो चेंज। बट ब्लू में क्या दिखाएगा? कि वो रेड में कन्वर्ट कर देगा। मतलब HCl रेड लिटमस नो चेंज, ब्लू में क्या करेगा? ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। फिर वही फिनोल्फथालीन में कलरलेस रहेगा, फिनोल्फथालीन में कलरलेस, बट मिथाइल ऑरेंज में पिंकिश रेड, मिथाइल ऑरेंज में कह लो रेड कलर का हो जाएगा। फिर अगर बात करें किसी बेस की, NaOH, तो वो रेड लिटमस को ब्लू में कर देगा, बिल्कुल सही जैसा आपने बताया, ब्लू वाले में कोई चेंज नहीं करेगा। और फिनोल्फथालीन को पिंक कर देता है। फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन पिंक कलर का हो जाता है जब जब वो एक बेस में आता है। और जब जब एक बेस के अंदर मिथाइल ऑरेंज सॉल्यूशन डालोगे तो येलो कलर में रहेगा, अपने कलर में। ठीक है, अपने ऑरेंजिश येलो कलर में। ठीक है भैया, एसिड बेस दोनों का आपने बता दिया, ये टेबल में बाकी चीजें नोटेड है। चलो नीचे आ जाओ। अगर इसमें एक और चीज पूछी जाए कि व्हाट आर नेचुरल इंडिकेटर्स, प्रोवाइड टू एग्जांपल एंड देयर इफेक्ट, तो नेचुरल इंडिकेटर आर सब्सटेंस डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट। मतलब अगर इंडिकेटर जिससे पता करते हैं एसिड है, बेस है, क्या है, अगर वो नेचुरली डिराइव्ड हो, नेचुरली निकाला गया हो प्लांट वगैरह से, तो वो होता है नेचुरल इंडिकेटर। एग्जांपल टर्मरिक, हल्दी। हल्दी क्या होती है? बेस में येलो से रेडिश ब्राउन हो जाएगी। और जो रेड कैबेज होता है, लाल पत्ता गोभी, हरा देखा होगा तुमने चाउमीन में, लाल पत्ता गोभी होता क्या होता है? वो अपना कलर चेंज करता है एसिड और बेस में। ठीक है, इसलिए उसको बोलते हैं नेचुरल इंडिकेटर। अब इसी के साथ एक चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, फटाफट फटाफट से, इतनी बेसिक तैयारी होनी चाहिए वरना पिटाई हो जाएगी सबकी। ठीक है, सबकी। और फैक्ट्री इंडिकेटर बता देना कमेंट में क्या होता है, और फैक्ट्री इंडिकेटर के 3 एग्जांपल के साथ। नीचे आ जाओ। अगला क्या है? रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल्स। बहुत ही बढ़िया पढ़ाया था मैंने एनिमेटेड लेक्चर में प्रॉपर। इस एक्टिविटी को क्या पढ़ाया था कि H2SO4 है, जिंक ग्रैन्यूल्स है। अच्छा मैंने ऊपर भी तो पढ़ाया भी, देखो मुझे याद रहता है। हमने ऊपर एक्टिविटी
इस तरीके से याद रहना चाहिए, इस तरीके से, तब बोर्ड एग्जाम्स पे 100/100 आते हैं। एक्टिविटी 1.3 में पढ़ाया था कि ZnSO4 क्या पढ़ाया था? H2SO4 प्लस Zn को मिलाएंगे तो क्या बनता था? ZnSO4 प्लस H2 गैस। H2 गैस निकल रही थी। अब देखो ध्यान से, वही हो रहा है यहाँ पर भी। ये मैं देखते ही जान गया, क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, केमिस्ट्री में जो दिखे वो लिख दो। क्या दिखा मुझे? कि जिंक और H2SO4, तो मैंने इधर लिख दिया, देखो जिंक और H2SO4। फिर रिएक्शन क्या बन गई? ZnSO4 H2, क्योंकि Zn हाइड्रोजन से ऊपर होता है तो उसको लात मार दिया, तो मतलब H2 गैस निकली। सब मिला करके मुद्दा ये आया, मैटर ये है कि H2 गैस निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। अब हाइड्रोजन गैस जब इधर डालोगे सोप सॉल्यूशन में तो बबल बनेगा। बबल बनता है ना सोप में। सोप में जो बबल बनेगा, इसके बाहर जब कैंडल लाओगे तो ये पॉप करके चलेगी। ये पॉप करके चलेगी। क्यों? क्यों पॉप करके चलेगी? क्योंकि इस बबल में क्या है? हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने का यही तरीका है कि उसके पास कैंडल लाओ, मैच स्टिक लाओ, लाइटर लाओ, तो वो जलेगा, बट एक पॉप साउंड के साथ। कौन से साउंड के साथ? पॉप साउंड। ठीक है भैया, ओके, समझ गए। तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, सोप बबल हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं, और बबल्स कम आउट विगरसली विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा तो ढेर सारे बबल आएंगे। क्यों ढेर सारे बबल आएंगे? क्योंकि हाइड्रोजन ढेर सारा आएगा। अरे देखो इधर ध्यान से, यहाँ पर जितना ज्यादा हाइड्रोजन गैस बनेगा उतना वो इधर आएगा और उतना ज्यादा बबल बनेगा। ठीक है, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है जैसे H2SO4 या फिर HCl, तो ढेर सारे बबल्स होंगे। बट वहीं अगर कोई वीक एसिड है तो H2 गैस भी धीरे धीरे निकलेगी और बबल भी एक ही दो बनेगा। वीक एसिड जैसे एसिटिक एसिड, जैसे एसिटिक एसिड। चलो अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। एक्टिविटी 2.4, इसमें क्या है? Place a few pieces of granulated zinc metal in a test tube. Add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. मतलब हमने ऊपर किया एसिड के साथ, अब करना है बेस के साथ। क्या करना है? कुछ नहीं यार, कुछ नहीं। Zn प्लस NaOH बेस के साथ क्या होता है? Na2ZnO2 बनता है और H2 गैस यहां भी निकलती है। अब याद क्या रखना है? याद क्या रखना है कि इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, ये नाम कॉम्प्लेक्स है इसलिए याद जरूर करना। सोडियम जिंकेट जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम जिंकेट बनेगा। ठीक है भैया, बहुत ही सही चीज बता दिया आपने। देखो यही हुआ है ना, सोडियम जिंकेट। चलो नीचे आ जाओ। एक्टिविटी 2.5, यार ये रिएक्शन मुझे कभी कभी ना कराने का ही मन नहीं करता, पता है क्यों? अरे इतने बार पढ़ा दिया ये रिएक्शन, इतने बार पढ़ा दिया, चाहे रिएक्टिव, चाहे तुम्हारी पिछली रिएक्शन वाली वीडियो हो, चाहे एसिड बेस का एनुअल लेक्चर हो, इतने बार पढ़ाया है अलग अलग तरीके से। और पढ़ाया भी इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? क्या है इसमें? कि हमें लेना है सोडियम कार्बोनेट एक टेस्ट ट्यूब ए में और एक टेस्ट ट्यूब बी में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या अंतर है? क्या अंतर है? अरे भाई कोई अंतर नहीं है। इधर देखो, सोडियम कार्बोनेट लो या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लो और एसिड से रिएक्ट कराओ, तो मैंने क्या बताया था, दोनों केसेस में सेम प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या है इसको भूल जाओ। प्रोडक्ट क्या है? H2O CO2 अलग लिख दो और सॉल्ट। सॉल्ट यानी सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। यानी चाहे सोडियम कार्बोनेट हो, चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, और कोई भी एसिड के साथ रिएक्ट करे, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो, कोई भी एसिड हो, तो रिजल्ट क्या आएगा? सॉल्ट और साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। फिर क्या बोला गया था? फिर क्या बोला गया था कि यहां पर जो गैस निकल रही है इसको कलेक्ट कर लो और इधर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लगा दो। ठीक है, चलो आओ, ये जो बोला गया ऊपर करके देखते हैं, लिखते हैं इसको। CO2 गैस निकल रही थी, क्या करो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लगा दो, ये CaOH ट्वाइस, तो देखो क्या बनेगा? बनेगा CaCO3 साथ में वाटर। CaCO3 क्या है? एक व्हाइट कलर का पीपीटी, ऊपर ही मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, कॉमन नेम मार्बल या फिर लाइमस्टोन। ठीक है, तो व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा, व्हाइट कलर का सॉलिड पीपीटी, सॉलिड सब्सटेंस बन जाएगा उस टेस्ट ट्यूब में। देखो व्हाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, साथ में वाटर। चलो नीचे आ जाओ। एक्टिविटी 2.6, इसमें क्या है? ये एक्टिविटी तो पढ़ाने लायक नहीं है यार। मतलब क्या है इसमें? देखो इतना सिंपल। अरे भैया हमें भी पता है सिंपल है, बड़ा लल्लू एक्टिविटी है ये। दिया रहना है 2 ml NaOH सॉल्यूशन लो, फिर उसमें फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन डालो। फिर देखो, पता है मुझे ये पढ़ने में तुम्हें बोरियत लगती है क्योंकि ये तो तुम एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। मैं तुम्हें दिखाता हूँ डायग्राम में क्या करना है।
पहले एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया NaOH। क्या लिया, चलो बना देता हूँ तुम्हारे लिए, ड्रॉ कर देता हूँ। ड्राइंग बड़ी पसंद है। याद है जब मैं जाता था MS पेंट में, मतलब जब मैं कंप्यूटर लैब में जाता था तो सिर्फ MS पेंट में ड्राइंग करता रहता था पूरे टाइम। देखो क्या है, क्या लिया हमने, NaOH। ये क्या है, NaOH। अब इसमें NaOH में, ये जो NaOH हमने लिया था, इसमें डाला क्या, PH। PH क्या होता है पता है, फिनोल्फथालीन। इसमें हमने डाला पर्पल कलर का फिनोल्फथालीन, तो ये पूरा पर्पल हो जाएगा। ये कैसा कलर हो जाएगा, ये हो जाएगा पर्पल। ठीक है, पर्पल हो जाएगा फिनोल्फथालीन डालते। क्यों पर्पल हो जाएगा बताओ। अब अगर लॉजिक पूछ लिया मैंने तो यार तुम्हारी हालत क्यों खराब हो जाती है, क्यों खराब हो जाती है हालत। ऊपर बताया था अभी टेबल में कि भैया बेस में फिनोल्फथालीन पर्पल कलर देगा, बेस में फिनोल्फथालीन पर्पल कलर देगा। ये टेबल में क्या बताया था, ये ऊपर देखो, जल्दी आओ देखो। ये जो बेस होता है NaOH मान लो, तो ये NaOH फिनोल्फथालीन रेड टू पिंकिश, पिंक या फिर पर्पल कलर हो जाएगा बेस में। ठीक है, फिनोल्फथालीन सॉल्यूशन का। चलो नीचे आ जाओ, यही चीज तो नीचे हम कर रहे हैं यार। लॉजिक तुम्हें पता होना चाहिए, दिख जाता है मुझे तुम्हारे चेहरे पर कि समझ नहीं आया। समझ क्यों नहीं आया भाई, जो चीज हम पढ़ रहे हैं वही कर रहे हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत इजी होता है। हमने लिया था NaOH, हमने लिया था NaOH एक बेस। अब NaOH एक बेस होता है, उसमें फिनोल्फथालीन डालेंगे तो ऑफ कोर्स पर्पल कलर आएगा। ठीक है भैया, आ गया। अब देखो, अब देखो ध्यान से, क्या था कि ये जो अपना पर्पल कलर था, पहले हो गया था, ये जो पर्पल कलर हो गया था, इसमें हमने क्या डाल दिया, एक नया माल। नया माल क्या है, ये नया माल है, नया माल है एसिड HCl। क्या है नया माल, एसिड। अब एसिड डालोगे बेस के अंदर, तो भैया क्लास 8 से पढ़ाते आ रहे हो कि एसिड प्लस बेस क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो जब जब बेस में एसिड डालोगे तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो ये पर्पल कलर हट जाएगा, ये पर्पल कलर हट जाएगा। ठीक है, पर्पल कलर डिसअपीयर्स, पर्पल कलर हट गया। क्यों हट गया, क्योंकि पर्पल तब रहता जब फिनोल्फथालीन रहता और अंदर बेस रहता, बट बेस में तो एसिड डाल दिया, बेस में तो एसिड डाल दिया तो पर्पल कलर हट गया। बट अगर मैं बोलूं कि वापस से बेस डाल दिया जाए, वापस से बेस डाल दिया जाए, अगर बेस वापस से डाल दिया जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, वापस से वो हो जाएगा अपना पिंक कलर का। ठीक है, वापस से अपना पिंकिश ब्राउनिश कलर का हो जाएगा। देखो वापस से जैसा था पर्पल कलर का हो जाएगा। ठीक है, क्यों पर्पल कलर का हो गया बताओ, ये वापस से पर्पल कलर वापस क्यों आया, पर्पल कलर वापस क्यों आया, क्योंकि क्योंकि जो NaOH और HCl न्यूट्रलाइज किया था एक दूसरे को, ये इतना मान लो, इतना अमाउंट न्यूट्रलाइज कर लिया है। ठीक है, इतना अमाउंट न्यूट्रलाइज कर लिया है, बट हमने वापस से NaOH डाल दिया, यानी वापस से बेस डाल दिया, और बेस डाल दिया तो बेस की शक्तियां बढ़ गई। ठीक है, बेस की शक्तियां बढ़ गई। जस्ट इमेजिन कि तुम हो सेक्शन बी से सेक्शन डी वाले आ गए लड़ने, 10 लड़के लड़ रहे हैं। ठीक है, देखो पहले देखो क्या था, पहले क्या था, सिर्फ सेक्शन डी वाले, सिर्फ सेक्शन डी वाले यानी NaOH, सिर्फ NaOH। तो सॉल्यूशन अपना पर्पल कलर का था क्योंकि उसमें फिनोल्फथालीन था। सिर्फ NaOH 10 लड़के सेक्शन डी के, सही है, सब कुछ सही चल रहा है। अब 10 लड़कों के साथ लड़ने के लिए सेक्शन बी के 10 लड़के भेज दिए, लड़ाई हो रही है आपस में, न्यूट्रलाइज हो गया, मामला शांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर कलर भी हट गया, देखो यहाँ पर कलर भी हट गया, इस वाले केस में कलर भी हट गया। बट फिर से मामला शांत था, 10-10 आपस में लड़के शांति से बेहोश बैठे थे। बट 5 लड़के फिर से आ गए इधर सेक्शन बी के, और उनकी जो थके हारे 10 लड़के बैठे थे ना सेक्शन डी के, बढ़िया से कुटाई कर दी, भौकाल हो गई उनकी बढ़िया। अब ये जो भौकाल हुई, इसी भौकाल की वजह से वापस पर्पल कलर आ गया, क्योंकि NaOH वापस आ गया, बेस अपना वापस आ गया, और बेस फिनोल्फथालीन में पर्पल कलर देता है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, यही पूछा था, डज द कलर ऑफ फिनोल्फथालीन रीअपीयर, क्या वापस से कलर आता है पर्पल कलर का, हाँ, तो पिंक कलर बोलो या पर्पल कलर बोलो, वापस से आ जाता है। चलो अब आगे देखते हैं, ये एसिड सॉल्यूशन इन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, ये स्टेटमेंट स्कैम है, कट कर देना। भैया क्या बोल रहे हो, कट कर दूं, कट कर दो। नीचे देखो, ये याद रखना है, अगर कोई बोले एसिड बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है तो बोलो, बोलो चिल्ला करके जल्दी, पढ़ाया है
एनिमेटेड लेक्चर में पढ़ाया, जल्दी बोलो। यस, नहीं। क्या बोलोगे? नहीं, सिंपल भाषा में। अगर कोई बोले एसिड बेस के आयन से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं तो बोलोगे हाँ। क्या बोलोगे? हाँ, बिल्कुल सही बात है कि एसिड बेस के ना आयन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, एसिड बेस खुद नहीं करता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम अलग-अलग चीज ट्राई कर रहे हैं। देखो, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है, यहाँ पर हमने लगाया हुआ है पिन और इसके साथ इलेक्ट्रिक सर्किट ऊपर कनेक्टेड है। तो अभी जो लिक्विड रहेगा इस पर डिपेंड करेगा कि ये बल्ब जलेगा कि नहीं। तो लिक्विड अभी तो हमने लिया HCl। क्या लिया है? HCl, ठीक है भैया। बट यहाँ पर अलग-अलग लिक्विड ट्राई करना है। कौन-कौन सा? कौन-कौन सा? HCl हो गया, देखो ग्लूकोज, अल्कोहल, HCl और सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब हम HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं तब तो अपना बल्ब ग्लो करता है, बल्ब ग्लो करता है। लेकिन जब हम लेंगे ये ग्लूकोज या फिर अल्कोहल, क्या लेंगे? ग्लूकोज या फिर अल्कोहल, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। क्यों? देखो देखो बल्ब ग्लो करने का प्रोसेस क्या है कि जो भी एसिड, एक मिनट, ये पतला पेन ले लेते हैं। जो भी एसिड या बेस है वो जब आयोनाइज होगा तभी आयंस निकलेंगे और आयंस निकलेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी और वो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, तभी वो बल्ब ग्लो करेगा। बहुत बढ़िया भैया, बहुत सिंपल सी बात आपने बड़ी प्यार से समझा दी। क्या समझा दिया? एसिड बेस जब आयनाइज होंगे तभी आयंस निकलेंगे और तभी बल्ब ग्लो होगा। बट होता क्या है कि H2SO4 हो या HCl हो तब तो वो लोग आयनाइज मतलब आयंस में टूट जा रहे हैं। लेकिन जब बारी आती है ग्लूकोज या अल्कोहल की तो ये आयनाइज नहीं हो पाता है, आयंस में नहीं टूट पाता है। इसीलिए ग्लूकोज अल्कोहल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट होती। सीधी सिंपल लाइन ये है कि वो आयनाइज नहीं हो पाते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट कैरीड होता है आयंस के थ्रू और आयनाइज वहां पे नहीं हो रहा है, आयनाइजेशन नहीं हो रहा है। अब एक्टिविटी 2.9, ये एक्टिविटी सिर्फ टॉपर्स को आती है। मतलब ये देखो, मैं तुम्हारे सामने ऐसा अगर एक सीधा प्लेन कागज लूं, ठीक है, प्लेन कागज, और इसमें लिख दूं कि तुम्हारे भविष्यवाणी लिख दूं कि तुम्हारे 100 में से 98 मार्क्स आ रहे होंगे, तो पता है वो 2 मार्क्स कहां कटेंगे? टॉपर्स के भी 2 मार्क्स कहां कटते हैं? यहां पर इस एक्टिविटी में, एक्टिविटी 2.9 में। क्यों भैया, ऐसा क्या है इसमें? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। यहां पर क्या बोला गया है? NaCl लो, ठीक है, और H2SO4 डालो उसके अंदर। NaCl लो, H2SO4 डालो और उसके बाद देखो कौन सी गैस आ रही है। अब जो गैस आ रही है, उसको टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करो? एक बार ड्राई लिटमस पेपर लगाओ, एक बार वेट। अरे भैया, लिटमस पेपर पढ़ा था ना, तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर लो, एक बार ड्राई लगाओ, एक बार वेट लिटमस पेपर यानी गीला करके लगाओ। ठीक है, अब बताओ कि क्या हो रहा है। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, क्या बोला गया? ये अपनी टेस्ट ट्यूब है, ठीक है भैया, सोडियम क्लोराइड है, H2SO4 है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl और H2SO4, NaCl और H2SO4, कौन सी गैस निकलेगी? पता कर लेते हैं, लिख करके पता कर लेते हैं। NaCl प्लस H2SO4 किस टाइप का रिएक्शन दिख रहा है मुझे? डबल डिस्प्लेसमेंट। तो क्या बनेगा? NaSO4 प्लस HCl। कौन सी गैस बनेगी? HCl। ये अपनी गैस है, HCl गैस। तो देखो HCl गैस यहां पर निकली, ठीक है भैया। HCl गैस को अब लेना है और पहले ड्राई लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर, फिर वेट। अब कोई मुझे ये बता दे कि HCl क्या है? एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है, इसीलिए तो हम लोग ब्लू लिए हैं, क्योंकि BAR क्या बताया था? देखो BAR, बार। बार मतलब वो नहीं यार, हर टाइम उल्टी पुल्टी सोच। बार मतलब वो बार नहीं, वो बार गंदी जगह है, उधर नहीं जाने का, इधर देखने का। क्या देखने का? BAR का मतलब होता है, ए को लिख दो एसिड। अब मतलब समझ में आ रहा होगा कि ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने के लिए एसिड को क्या चाहिए होता है? आयंस।
जैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयन चाहिए, यहां भी आयन चाहिए। और आयन्स कब होते हैं कंडक्ट, या आयन्स कह लो कब निकलते हैं, आयनाइजेशन कब होता है, जब वेट एटमॉस्फेयर हो, जब थोड़ा सा गीला एटमॉस्फेयर हो। तो जब ड्राई लिटमस पेपर लोगे तो कलर चेंज नहीं होगा, बट जब वेट लिटमस पेपर लोगे तो ही कलर चेंज होगा। कब चेंज होगा, ये कलर कब चेंज हमें देखने मिलेगा, वेट लिटमस पेपर में। ठीक है, बोला गया था ना, एक बार ड्राई से एक बार वेट से। तो कलर चेंज कब होता है, वेट वाले में, वेट वाले केस में। फिर अगला पूछा गया है कि एक बार ड्राई HCl गैस के साथ करो और एक बार HCl सॉल्यूशन के साथ। मतलब कि ये जो गैस निकली थी ना, एक बार ये जो गैस निकली थी, एक बार तो ड्राई HCl गैस निकल रही है, ठीक है, एक बार तो ड्राई HCl गैस निकल रही है, एक बार वेट HCl सॉल्यूशन के साथ करो। तो जब ये HCl गैस नहीं, HCl सॉल्यूशन होगा, मतलब ये गैस ना होकर के HClAQ होगा, एक्वस सॉल्यूशन। तब तो चाहे अपना लिटमस पेपर ड्राई हो या वेट हो, ड्राई हो या वेट हो, रिएक्शन होगी और कलर चेंज B2R होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने बताया आयंस की जरूरत है। आयंस कब निकलेंगे, जब एटमॉस्फेयर आसपास का माहौल गीला हो, आसपास का माहौल गीला हो। अब गीला चाहे तो ये HCl गैस हो एक्वस फॉर्म में, या तो ये लिटमस पेपर गीला हो। तो जब लिटमस पेपर सूखा है तो HCl एक्वस फॉर्म में ले लो, एक्वस फॉर्म में ले लो और कलर चेंज देखने हमें मिल जाता है। ठीक है, ब्लू टू रेड। अब एक चीज जो टॉपर्स को सिर्फ पता है कि यहां पर हम एक गार्ड ट्यूब लगाते हैं जिसके अंदर होता है कैल्शियम क्लोराइड। क्यों लगाते हैं, नीचे देखो, इस तरह से, देखो इस तरह से H2SO4 है, सोडियम क्लोराइड है, और यहां से जब हम गैस निकाल रहे हैं, पास कर रहे हैं, तो अगर कोई मॉइस्ट डे है, यानी आसपास बहुत मॉइस्चर है और हमें चाहिए ड्राई, हमें चाहिए ड्राई गैस, कौन सी, HCl गैस निकल रही थी, बिल्कुल ड्राई चाहिए, तो क्या करेंगे, गार्ड ट्यूब लगा देंगे जिसमें CaCl2 भरा होगा जो कि ड्राइंग एजेंट होता है। ड्राइंग एजेंट मतलब कि वो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर होता है उसको सुखा देता है, ताकि जो हमारी गैस निकले HCl वो बिल्कुल ड्राई निकले, ताकि एक्सपेरिमेंट हो पाए। देखो ना, क्योंकि ड्राई HCl गैस चाहिए ना एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है भैया, समझा दिया। बेसिकली इस एक्टिविटी में ये बोला गया है, देखो दो केस बने हैं, एक बार ड्राई लिटमस और एक बार वेट लिटमस। तो ड्राई लिटमस में कलर चेंज नहीं होगा, वेट लिटमस में कलर चेंज होगा। फिर ड्राई HCl गैस में कलर चेंज नहीं होगा और HCl सॉल्यूशन में होगा। ठीक है, मतलब वेट कोई ना कोई चीज चाहिए, चाहे तो लिटमस पेपर को वेट कर दो, चाहे तो गैस को वेट कर दो। अब जो लोग उल्टी सीधी बकवास सोच रहे हैं, पिट जाओगे, मैं समझ गया हूं। ठीक है, अच्छे से पिटाई कर दूंगा। क्या वेट करना है इधर मैंने बता दिया है, नीचे आओ, नीचे आओ, चलो नीचे आ जाओ। एक्टिविटी 2.10। इसके पहले बेटा तुम्हारी उल्टी पुल्टी सोच के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाए बोर्ड एग्जाम्स में, ये एक्सीडेंट देख लो। WTA क्या होता है, WTA क्या होता है, WTA व्हाट द एक्सीडेंट, मतलब कि क्या खतरनाक एक्सीडेंट, व्हाट द एक्सीडेंट, क्या खतरनाक एक्सीडेंट है। अब व्हाट द एक्सीडेंट से क्या रखना है, वाटर टू एसिड, कि जब वाटर को एसिड में डालोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। मतलब कि अगर तुमने एक टेस्ट ट्यूब में एसिड ले लिया और उसमें वाटर डालोगे ना, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, यानी ये प्रोसेस नहीं अपनाना है। तो कौन सा प्रोसेस अपनाना है, कि एक टेस्ट ट्यूब में वाटर पहले से ले लो और उसमें एसिड डालो। ठीक है, उसमें एसिड डालो, एसिड टू वाटर, वाटर वाटर टू एसिड। देखो वाटर टू एसिड नहीं करना, क्या करना है, उल्टा एसिड टू वाटर करना है। ठीक है, वही यहां पर समझाया हुआ है। चलो, क्योंकि वरना बहुत ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और तुम्हारा हाथ वगैरह जल जाएगा। चलो, अगला है एक्टिविटी 2.13। 2.13 क्या है भैया, क्या है, अरे बड़ा इजी है यार, बहुत इजी। देखो, कई बार तुमने नाम सुना होगा, पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, तो ये सब सॉल्ट्स हैं। भैया आप ही ने तो बताया हमें कि एसिड प्लस बेस इक्वल सॉल्ट एंड वाटर। अब ये सॉल्ट यानी कि एसिड और बेस से बनता है। तो बताओ, ये जो पोटेशियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये सब कौन से एसिड और बेस से बने हैं, क्योंकि ये सारे ही सॉल्ट है। तो नीचे आ जाओ, लॉजिक देखो क्या है। देखो, फॉर एग्जाम्पल ये NaCl, ये एक सॉल्ट है। तो अगर एसिड चाहिए, और जैसे मान लो KNO3, इसका भी एसिड और बेस चाहिए,
तो NaCl में तो हमें पता है, हमें पता है इस NaCl में सबको पता है कि HCl एसिड होता है और बेस क्या होता है? बेस क्या होता है? NaOH। बेस क्या होता है? NaOH, HCl और NaOH। बट अगर मैं तुमसे बोलूं KNO3 का बताओ, तो क्या करना? एसिड बेस लिखना। एसिड में क्या होता है? H+ आयन लिख दिया, बेस में होता है OH- आयन लिख दिया, और H+ वाले में क्योंकि H+ पॉजिटिव है तो अपने सॉल्ट का नेगेटिव हिस्सा जोड़ देना। नेगेटिव हिस्सा क्या है? NO3, तो बन गया HNO3। वहीं वहीं बेस लिखना और OH- लिखना, क्योंकि बेस में OH- होता है। अब ये OH- होता है नेगेटिव, तो इसमें पॉजिटिव चीज जोड़ देना जो कि ये K, पोटेशियम। ये बन गया KOH, यानी KNO3 किससे बना है? HNO3 और KOH से। उसी तरीके बाकी सबका मैंने यहाँ पर लिख दिया। जैसे अगर K2SO4 की बात करो, देखो यहाँ पे K2SO4 H2SO4 और KOH से, Na2SO4 H2SO4 और NaOH से, CaSO4 H2SO4 और CaCO3 से। बहुत ही सिंपल है, ये तरीका अपनाना है। चलो समझ गए? अब आ जाओ अगले एक्टिविटी पे। एक्टिविटी 2.15। क्या है ये एक्टिविटी? क्या कहती है ये एक्टिविटी? अरे कुछ नहीं कहती, बड़ी सिंपल और प्यारी सी एक्टिविटी है कि एक बर्नर लो, उस पे कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स को बर्न करो और फिर देखो कि क्या कलर चेंज होता है। पहले बर्न करो, फिर उसी पे 2-3 पानी के छिट्टे डाल दो और फिर देखो क्या कलर चेंज होता है। देखो देखो यहाँ पर देखो, CuSA4.5H2O ऐसा कुछ रहता है। अब इसको जब तुम बर्न करोगे, हीट, ये ट्रायंगल का मतलब होता है हीट करना। हीट करोगे तो बनता है CuSO4 प्लस 5H2O, यानी ये पानी अलग हो जाता है। और कलर चेंज क्या देखने मिलता है हमें कि ये इसके साथ जब पानी होता है तो ये ब्लू होता है, क्योंकि पानी ब्लू होता है। यही तुमने इमेजिन किया है, पानी ब्लू होता है। इसी इमेजिनेशन से याद रखना कि जब इसमें वाटर अटैच होगा 5 मॉलिक्यूल्स, देखो ये 5 मॉलिक्यूल्स वाटर अटैच होगा तो ये ब्लू कलर का होगा, ठीक है भैया। बट जब पानी निकल जाएगा तो ये किस कलर का हो जाएगा? व्हाइट कलर का। लेकिन अगर इसी पर कुछ 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दिया, अगर इसी पर 2-3 ड्रॉप्स ऑफ वाटर डाल दिया तो ये वापस से ये बन जाएगा ब्लू कलर का CuSO4.5H2O। अब बता दूं कि जिसमें वाटर अटैच होता है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये जो वाटर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इस सॉल्ट को, ये जो सॉल्ट है ना CuSO4.5H2O, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट। हाइड्रेटेड सॉल्ट का मतलब पानी वाला सॉल्ट। हाइड्रेटेड जैसे पानी है, जैसे तुम जब पानी पी लेते हो, ग्लूकॉन डी पी लेते हो, क्या बोलते हो धूप में? मैं हाइड्रेटेड हो गया। तो बस ये हाइड्रेटेड सॉल्ट है। वहीं CuSO4 जब पानी निकल जाए तो उसको एनहाइड्रस सॉल्ट बोलते हैं। एनहाइड्रस, ठीक है, जो हाइड्रेटेड नहीं रहा, एनहाइड्रस। बहुत सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मैं देते चल रहा हूं, और देते देते और हम आ चुके मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बड़ा मजेदार और लॉजिकल चैप्टर। पहली एक्टिविटी 3.5 क्या कहती है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो, अरे भाई यहां पर देखा गया है ना कि बर्नर है, इससे बर्न कर रहे हैं, ये मेटल लगा हुआ है, मेटल मेटल वायर, और इधर पिन लगी हुई है वैक्स से, ठीक है। तो गर्म होगा, ये गर्म होगा, वैक्स पिघलेगी, तो वैक्स में जो पिन चुभी हुई थी, जब वैक्स पिघल जाएगी तो वो गिर जाएगी, और ये कंफर्म कर देगा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, ठीक है। गुड कंडक्टर। अच्छे कंडक्टर कौन से हैं? सिल्वर और कॉपर। और लेड और मरकरी पुअर कंडक्टर है, मतलब अच्छे कंडक्टर नहीं है लेड और मरकरी। ठीक है भैया, ठीक है। नीचे आ जाओ, एक्टिविटी 3.8 ये क्या कहती है? मैग्नीशियम रिबन लो, ठीक है, इसको बर्न करो। मैग्नीशियम रिबन और सल्फर पाउडर लो, बर्न करो और ऐसे इसको पानी में मिलाओ, यानी जो राख बने उसको पानी में मिलाओ। IITN बाबा बन जाओ, जो बाबा आए ना अपने IIT बाबा वाले, महाकुंभ वाले, वो बन जाओ बाबा। राख के साथ खेल खेलो। क्या करना है? राख को पानी में मिला दो, फिर उसके बाद टेस्ट करो कि वो एसिडिक है या बेसिक है। देखो, जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में मिला दिया, MgO बन गया। MgO को फिर पानी में मिलाया, देखो, पहले मैग्नीशियम को जलाया गया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, जो हमने एक्टिविटी 1.1 में पढ़ा था, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO। फिर अब इस MgO को पानी में मिला दिया गया तो MgOH ट्वाइस बन गया। अब पता करना है कि एसिडिक है या बेसिक, तो तुम्हें ना रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया है व्हाट इज योर मोबाइल नंबर। व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? मोबाइल। मो का मतलब, मोबाइल का मतलब, MO का मतलब क्या है? यस, मेटालिक ऑक्साइड। बाइल से मतलब है बेसिक,
मतलब बी से। ये मोबाइल तो मैंने याद करने के लिए बोला है ना, खाली MOB याद करना है, MOB। मतलब मेटालिक ऑक्साइड कैसा होता है? बेस होता है, बेसिक होता है, ठीक है। वहीं NOA, नोआ, नोआ, चिल्लाओ ऐसे, नोआ, क्या होगा? क्या होगा कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड इज एसिडिक। मतलब जब मेटल का ऑक्साइड बनाओगे तो वो बेसिक रहता है, और जब नॉन मेटल का ऑक्साइड बनाओगे तो वो एसिडिक होता है, ठीक है भैया। अब ये बता दो, ये मैग्नीशियम क्या है? एक मेटल है, तो उसका ऑक्साइड है ना, उसका ऑक्साइड बनाओ चाहे हाइड्रोक्साइड बनाओ। अब नॉन मेटल का चाहे ऑक्साइड बनाओ चाहे हाइड्रोक्साइड बनाओ, वो कैसा बनेगा? MgO2 बेसिक, देखो लिखा है इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। और बेस क्या करता है? हमने भैया याद किया था बार से, जहां नहीं जाना है, बार से, BAR, कि ब्लू को रेड में करेगा एसिड, इसी का उल्टा RBB, कि रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा कौन? ये अपना बेस, रेड को ब्लू में। तो इसीलिए क्या करता है? ये पीएच पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। फिर अगर यहीं पर क्या बोला गया था? सल्फर पाउडर का। अगर सल्फर पाउडर का बनाते तो सल्फर पाउडर क्या है? S+O2 बनता SO2 जलाने पे, फिर SO2 को पानी में जब मिलाते तो SO2 को जब पानी में मिलाते तो ये क्या बनता? ये एक सल्फर, एक नॉन मेटल है। और मैंने नीचे बताया है, देखो मैंने नीचे बताया है कि नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे, तो वो एसिडिक बनता, और एसिडिक बनता तो क्या करता? BAR, यानी ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता। यानी सब कुछ कितनी कनेक्टेड है कि अगर मेटल ऑक्साइड बना तो बेसिक बना, और बेसिक बना तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट करता है, और वहीं अगर बना नॉन मेटालिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड तो वो एसिडिक बना, और एसिडिक बना तो वो क्या करता है? बार, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। बहुत सही। नीचे आ जाओ, अगली एक्टिविटी, एक्टिविटी 3.10। अब ये एक्टिविटी क्या कहती है? ध्यान से देखो। देखो, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ये क्या है? मेटल है अलग अलग, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ आ रही है। चेक किया जा रहा है कि कब कोल्ड वाटर के साथ, कब हॉट वाटर के साथ। ये मैंने रिएक्शन वाली वीडियो में बताया था, इसलिए यहाँ पर भी शॉर्ट बता देता हूँ कि रिएक्शन करने के लिए क्या चाहिए होता है कि मेटल की रिएक्टिविटी और टेम्परेचर वाटर का, दो चीज चाहिए कि मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है और वाटर का टेम्परेचर। अगर मेटल की रिएक्टिविटी अच्छी खासी है तो कम टेम्परेचर में काम हो जाएगा। अगर मेटल की रिएक्टिविटी अच्छी खासी है तो कम टेम्परेचर में काम हो जाएगा, कम में, कम में, कम में। बट अगर मेटल कम रिएक्टिव है, अगर मेटल कम रिएक्टिव है तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा। ठीक है भैया, समझ गए हम लोग, बहुत सही। आपने तो बताया भी है कि ये वाली जो रिएक्टिविटी सीरीज है इसको मत ध्यान दो, इसको मत ध्यान दो, क्योंकि ध्यान हमारा जा चुका है एक जगह पे जहां सलमान भाई का गया था एक जमाने में, कैटरीना पे। क्या याद रखना है? कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4। कितनी गाड़ी? 4 जेन। अल्टो तो एक मांगी, लेकिन जेन जो थी, जेन नाम की गाड़ी, वो 4 मांगी थी। याद रखना, कैटरीना ने कार मांगी अल्टो 4 जेन फरारी, तो फिर भी हाँ जी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ठीक है। इसमें क्या रखना है कि जो ऊपर वाले होते हैं ये हाई रिएक्टिव होते हैं, मीडियम वाले नीचे होते हैं, फिर सबसे नीचे लो रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, बहुत सही, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। अब याद क्या रखना है यहाँ पर कि जो ऊपर के ये हैं, ये तीन, ये तीन ज्यादा रिएक्टिविटी वाले हैं, और ज्यादा रिएक्टिव यानी वो कम टेम्परेचर में काम चला लेंगे। ज्यादा रिएक्टिव यानी कम टेम्परेचर के पानी से काम चला लेंगे, यानी कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट कर लेंगे। वहीं मैग्नीशियम में हॉट वाटर, पानी को गर्म करना पड़ता है। वहीं एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, जब एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन ये लोग की बात आती है तो कोल्ड वाटर, हॉट वाटर से काम नहीं चलेगा। अब रिएक्टिविटी बहुत नीचे आ गई है तो सीधे सीधे पानी को इतना गर्म कर दो कि वो बन जाए स्टीम, वो स्टीम से रिएक्ट करेंगे। और एक चीज याद रखना कि जब जब मेटल वाटर से रिएक्ट करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी, बट जब मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्या मतलब भैया, कैसे याद करेंगे? अरे भाई देखो, वाटर में, वाटर में क्या होता है? H2O। और वहीं स्टीम में क्या होता है? स्टीम में क्या होता है? स्टीम में H2O बन जाता है भाप,
और भाप को हमेशा कैसा इमेजिन करते हैं? ऑक्सीजन जैसा। तो ऑक्सीजन जैसा इमेजिन करो, तो याद रखना स्टीम हमेशा ऑक्साइड बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और वाटर में H भी है, H2O, तो इसलिए ये वाटर के केस में क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड, ठीक है? हाइड्रोक्साइड। बहुत बढ़िया भैया। कि जब वाटर के साथ करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस, और जब स्टीम के साथ करेगा तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है? जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखो, यहाँ पर रिएक्शन देखो, ये के और Na, सोडियम और पोटेशियम, ये पोटेशियम हो गया, ये सोडियम हो गया, दोनों ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं। तो जब ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो KOH, देखो मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा है ना, KOH और NaOH बना लेंगे, साथ में हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। मतलब ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, और याद रखना ये इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन रहता है कि आग लग जाती है, ठीक है? आग लग जाती है टेस्ट ट्यूब में। बहुत सही। बट अब जब बारी आती है कैल्शियम की, तो कैल्शियम भी रिएक्ट करेगा वाटर के साथ, ठीक है? बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कैल्शियम के केस में यूनिक क्या होता है कि यहां देखो इस सेटअप में, कैल्शियम के केस में यूनिक होगा कि यहां पर हाइड्रोजन गैस के ऊपर कैल्शियम मेटल फ्लोट करने लगेगा। कैल्शियम मेटल फ्लोट करने लगेगा हाइड्रोजन गैस के ऊपर। उसी तरह से मैग्नीशियम भी फ्लोट करता है, बट अंतर है कि कैल्शियम का काम कोल्ड वाटर में चल जा रहा है, बट जैसा मैंने बताया मैग्नीशियम के लिए हमें पानी गर्म करना पड़ेगा। ये मैग्नीशियम ना तुम्हारे जैसा है, जो ठंडी में पानी गर्म करके नहाता है। अब कई लोग तो गीजर से गर्म करते हैं, मैं अपने यहाँ पे रॉड से करता हूँ। और वो आस्था इतनी अमीर थी, इतनी अमीर, मैंने उसको बोला कि मैं अपने घर पे रॉड से पानी गर्म करता हूँ, तो वो कहती यार व्हाट इज दिस रॉड, हाँ व्हाट इज दिस रॉड, यार तुम्हें पानी गर्म करने वाला रॉड तो पता होगा ना, इतने तो मेरे जैसे तो गरीब तो होंगे कुछ ना कुछ लोग यहाँ पे, ठीक है? तो जो बात यह है कि हम जैसे गरीब लोग को जैसा क्या है, मैग्नीशियम, इसको ठंडा पानी नहीं गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है और बनाता वही सेम चीज है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। क्यों? मैंने ऊपर ही बता दिया है कि मेटल और वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। जब स्टीम आ जाए तब मेटल ऑक्साइड, और स्टीम कैसे पहचानोगे? ऐसे, ये देखो वाटर के बगल में जी लिखा होगा, गैस, क्योंकि गैस बन चुका है वाटर। जैसे एल्यूमिनियम के केस में रिएक्ट होगा तो Al2O3 डायरेक्ट ऑक्साइड बन रहा है, हाइड्रोक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। वहीं आयरन में भी फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है भैया, नीचे आ जाओ, एक्टिविटी 3.12। ये भी बड़ी मजेदार रिएक्शन है, बड़ी मजेदार एक्टिविटी है, क्योंकि ये बहुत बार आ चुकी है पहले। क्या होता है इसमें भैया? देखो ऐसी इमेज तुमने एनसीईआरटी में ये वाला फिगर तो जरूर देखा होगा। क्या देखा होगा कि कॉपर सल्फेट में आयरन नील डाल दो, कॉपर सल्फेट में आयरन नील डाल दो, और आयरन सल्फेट में कॉपर वायर डाल दो, आयरन सल्फेट में कॉपर वायर डाल दो। बिल्कुल वही वाला काम कि सेक्शन बी वाली तेरी क्रश मेरे पास, मेरी क्रश तेरे पास, ये तेरे मेरे पास जो एक्सचेंज हुआ है, इसमें पूछा गया है कि बताओ रिएक्शन किसमें होगा। मतलब आयरन नेल कॉपर सल्फेट में जाएगी तब रिएक्शन होगा, या कॉपर आयरन सल्फेट में जाएगा तब रिएक्शन होगा। तो मैंने क्या समझाया था कि जब भी केमिस्ट्री में कुछ भी हो तो बस लिख दो। क्या लिखा? आयरन नेल कॉपर सल्फेट, कॉपर फेरस सल्फेट। ठीक है भैया, लिख दिया। बताओ क्या होगा? बताया था ना कि कोई भी रिएक्शन रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग होगी। ये कैट्रीना वाली चीज बताई थी, ये ट्रिक बताई थी। इसमें क्या बताया कि हमें बस ढूंढना है आयरन और कॉपर की पोजीशन, कि कौन किसको लात मारेगा। जो ऊपर रहेगा वही नीचे वाले गरीबों को लात मारता है ना, वही होगा। तो ऊपर कौन है? ऊपर कौन है? कॉपर तो ये रहा और आयरन ये रहा। तो आयरन हमारा ऊपर है, कॉपर नीचे है, तो लात कौन मारेगा? आयरन। ठीक है, लात कौन मारेगा? आयरन। और क्या बना लेगा? बना लेगा FeSO4 प्लस कॉपर। और यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सेकंड वाले में कोई रिएक्शन क्यों नहीं होगी? क्योंकि कॉपर आयरन सल्फेट के नीचे है और उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता। जो ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में वही नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। और कलर चेंज क्या आएगा भैया, ये भी तो बता दो। कलर चेंज आता है एग्जाम में। तो कॉपर सल्फेट पहले बताया मैंने ब्लू कलर का होता है, और आयरन सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। ठीक है भैया, खत्म। अब 3.14 आ गया है। इसमें तीन तरह की कंडीशन दी गई है, तीन तरह की सिचुएशन दी गई है। अब सिचुएशन तो तुम्हें बड़ी अच्छे से आती है, जिसने आज तक अपनी पूरी जिंदगी सिचुएशनशिप को सच्चा प्यार मांगा हो, उसे सिचुएशन नहीं समझ में आई। तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम्हारी बात। पूरी जिंदगी जो तुम सिचुएशनशिप में गुजार रहे हो ना,
देखो ए बी सी, 3 सिचुएशन है। ए में क्या है, ए में क्या है, वाटर के अंदर आयरन नेल डाल दी गई है। बी में क्या है, आयरन नेल वाटर के अंदर तो डाली गई है, बट ये लेयर ऑफ ऑयल है, ठीक है, ऑयल की लेयर डाल दी गई है बीच में, ऑयल की लेयर डाल दी बीच में, और इधर एयर है, हवा है। वहीं इधर क्या है, ड्राई एयर। ड्राई एयर क्यों है, क्योंकि यहां डाला गया है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, वही CaCl2 जो कि ड्राइंग एजेंट होता है ना, CaCl2। अब पूछा गया है, बताओ बताओ क्या पूछा गया है कि सबसे पहले इफ एनी लीव दिस टेस्ट ट्यूब और ऑब्जर्व, ऑब्जर्व करो, बताओ सबसे पहले कोरोजन किसमें होगा, किसमें होगा कोरोजन। देखो, कोरोजन के लिए हमें चाहिए होती है दो चीज, एक तो मॉइस्चर, ठीक है, और एक तो एयर। तो मॉइस्चर यहां पर तो नहीं है, ड्राई एयर है, यहां पर ड्राई एयर है, यहां पर ड्राई एयर है, मॉइस्चर नहीं है, क्योंकि CaCl2 है सी वाले में। बी वाले में यहां पर पानी है, कैसा पानी है, बॉइल्ड पानी, जिसके अंदर कोई वाटर नहीं है, जिसके अंदर कोई एयर नहीं है, बॉइल्ड पानी है जिसके अंदर कोई एयर नहीं है। बीच में ये तेल डाल दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बीच में ऑयल के लिए डाल दी गई कि एयर ना पाए। तो मॉइस्चर तो मिल गया, पानी तो मिल गया, बट एयर नहीं मिल पाई। तो यहां पर भी नहीं होगा, बी में भी नहीं होगा, सी में भी नहीं होगा, बट ए में देखो कोई प्रिवेंशन नहीं है, ना ही ड्राई एयर है, ना ही ऑयल की लेयर है। यहाँ पर एयर भी दे दिया, पानी भी दे दिया, इसीलिए यहाँ पर कोरोजन आयरन नेल में हो जाता है, आयरन नेल सड़ के ब्राउन हो जाती है और ये रिएक्शन होती है। ये है रस्ट का फॉर्मूला, रस्ट का जो कोरोजन होता है आयरन का, रस्ट ये बनता है Fe2O3.XH2O। ठीक है, ठीक है, चलो नीचे आ जाओ। 4.2 इसमें पूछा गया है कि जैसे CH3OH और C2H5OH लिखते हो। 4.2 से कई लोगों ने हिंट लगा लिया होगा कि हम आ गए हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स पे। ये चैप्टर बिल्कुल वैसा है कि यार पढ़ तो रहे थे मगर कुछ डर का माहौल आसपास नजर आ रहा है। डर का माहौल है, अरे डरो मत यार, डरो मत, करते हैं प्रबंध, कालीन भैया बैठे हैं तुम्हारे लिए, मतलब अक्षय भैया। ठीक है, इधर देखो 4.2 में क्या है, पहले एक्टिविटी में कि ए बी सी तीन चीज दी गई है, CH3OH और C2H5OH, फिर C2H5OH और C3H7OH, फिर C3H7OH और C4H9OH। इन सब में क्या चीज सेम है, क्या सिमिलैरिटी है बताओ। तो सिमिलैरिटी ये है कि इन सब में CH2 मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, CH2 का, किसका, CH2 का, जिसका मास क्या होता है, कार्बन का मास होता है 12 प्लस 2 हाइड्रोजन है यानी 2 into 1, तो 14 यूनिट, 14 एटॉमिक यूनिट का डिफरेंस है CH2। इसको क्या बोलते हैं, ऐसी सीरीज को होमोलोगस सीरीज। कार्बन कंपाउंड चैप्टर में पढ़ाया था, ध्यान से पढ़ा होगा तो मालूम होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना बेटा। एनिमेटेड लेक्चर बनाया है, बड़ा मजेदार, जरूर पढ़ना, क्योंकि वो पढ़ लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री का, क्योंकि मेजर लोग को कंफ्यूजन कार्बन कंपाउंड में है। और अगर अब तक तुम्हारा सिलेबस स्लो चल रहा है, बहुत ही गिरा पिटा सा चल रहा है, घिसा पिटा, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, बहुत ही स्लो स्लो चल रहे हो, तो ध्यान से सुन लो। हमारी 24 आवर्स बैच चल रही है, टॉपर्स प्रोड्यूस किए थे पिछले साल, ऑल इंडिया रैंक 2 के साथ पॉडकास्ट किया, एक प्राउड पॉडकास्ट। वो प्राउड पॉडकास्ट में तुम्हारे साथ चाहता हूं कि तुम अपने माता पिता को लेकर मेरे साथ आओ, बैठ के साथ पॉडकास्ट करो। कैसे पॉसिबल होगा, 24 आवर्स बैच में आके 24 आवर्स बैच ज्वाइन करो, जहां पर सिर्फ 24 आवर्स में एक टाइमर के साथ, यहाँ तो मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ, 24 आवर्स बैच के अंदर टाइमर के साथ पढ़ा रहा हूँ, वहां पर पूरा टाइमर के साथ तुम्हारा 10th का साइंस सोशल मैथ्स तीनों सब्जेक्ट्स वहां करवाया है, विद सैंपल पेपर्स, क्वेश्चंस, ट्रिक्स, बस 24 घंटे के अंदर। तो जाके ज्वाइन जरूर करना, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और कूपन कोड भी दे दूंगा कि तुमको मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिल जाए, क्योंकि अब टाइम बिल्कुल बचा नहीं। और बिना टाइम वेस्ट किए, ये हम समझ गए कि होमोलोगस सीरीज है। नीचे आ जाओ अगली एक्टिविटी पे। दे कंटेन OH ग्रुप, ये भी पता है कि होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सेम FG होता है फंक्शनल ग्रुप, GF तुम्हारे पास है नहीं, FG याद रखना, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, ठीक है। और फंक्शनल ग्रुप क्या डिसाइड करता है, बताया था मैंने लेक्चर में, फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी, कमेंट करके बताओ फटाफट। फंक्शनल ग्रुप फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है, या फिर हिंट दे दिया है, कमेंट करके बताना। चलो
नीचे आ जाओ। 4.4 एक्टिविटी 4.4 क्या बोला गया है कि कई बार जब हम लोग अपना बर्नर जिस पर तुम खट खट लाइटर से मार करके चाय बनाते हो तो देखते होगे कभी कभी बहुत ही अच्छी तरह से जलता है, कभी कभी नहीं। यानी कब हमें येलो फ्लेम देखने मिलती है? सूटी, येलो सूटी फ्लेम मतलब क्या होता है? येलो सूटी फ्लेम का मतलब येलो फ्लेम विथ अ ब्लैक सूट, थोड़ा थोड़ा धुआं निकलता है काला काला। कब ऐसा होता है? और कब एक प्रॉपर ब्लू फ्लेम निकलती है? देखो, ये जो प्रोसेस है ये होता है कंबस्चन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना। और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है, सही से नहीं जल पाता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, सही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है सही मात्रा में, इनकम्प्लीट कंबस्शन, तो येलो फ्लेम निकलती है। और जब कंप्लीट कंबस्शन होता है तो ब्लू फ्लेम निकलती है। ठीक है, बहुत सिंपल। अब एक क्वेश्चन और आ सकता है सलमान भॉय के ऊपर। सलमान भॉय को कट करके एस बाय कर दो, भाई को बाय कर दो कि सलमान भाई कुछ खरीदने निकले हैं, एस बाय। इसका मतलब क्या है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये मैं किसके टर्म्स में कह रहा हूं? किसके टर्म्स में? हाइड्रोकार्बन्स के टर्म्स में। किसके टर्म्स में? हाइड्रोकार्बन्स के टर्म्स में। ठीक है, कि जब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा तो वो ब्लू कलर के फ्लेम से जलेगा और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो कलर के फ्लेम से। ये इस रिएक्टिविटी में तो काम नहीं आया, इस एक्टिविटी में तो काम नहीं आया, बट आगे एग्जाम में काम आएगा। अब नीचे आओ एक्टिविटी 4.5 पर। क्या है एक्टिविटी 4.5? देखो ध्यान से, मैंने ये चैप्टर पढ़ाने समय ही बता दिया था कि इस चैप्टर में एक है सलमान भाई और एक है शाहरुख खान। सलमान भाई कौन है अपने इस चैप्टर के? इथेनॉल। और शाहरुख खान कौन है? इथेनॉइक एसिड। दोनों का फॉर्मूला याद है? याद होना चाहिए। C2H5OH इसका होता था, CH3C OH इसका होता था। ठीक है, याद है? ठीक है, याद है। और एक चीज भी बताई थी कि जब सलमान भाई में ऑक्सीजन डाल दोगे, ऑक्सीडाइज कर दोगे, तो वो शाहरुख भाई बन जाते हैं। यानी सलमान भाई थे, उनमें ऑक्सीजन डाल दी तो वो हाथ ऐसे फैला लेंगे, शाहरुख खान बन जाएंगे। शाहरुख खान कब? जब उनमें ऑक्सीजन डाल दोगे। और अब देखो एक्टिविटी क्या कहती है कि टेक 3 ml ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल मतलब सलमान भाई। ठीक है, 3 ml सलमान भाई लिया गया यानी इथेनॉल लिया गया और उसको गर्म किया गया। फिर 5% सॉल्यूशन डाला गया एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का। क्या डाला गया? एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अब बताना है डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज इनिशियली एडेड। जब उसको डालते हैं तो उसका कलर क्या आता है, देखने मिलता है? बताओ, क्या इसका कलर देखने मिलता है? फिर व्हाई डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट नॉट डिसअपीयर व्हेन एक्सेस इज एडेड? बताओ, इसका कलर डिसअपीयर क्यों नहीं हो रहा है जब एक्सेस डाला गया? होता क्या है, नीचे तुम्हें दिखाऊं अगर मैं, तो ये देखो, ये पोटेशियम परमैंगनेट मान लो। ठीक है, ये पोटेशियम परमैंगनेट हम डाल रहे हैं किसमें? इसमें इथेनॉल में, इथेनॉल में डाल रहे हैं। होता क्या है, होता क्या है कि पहले तो कलर देखने नहीं मिलेगा, हमें कलर देखने नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कलर देखने? क्योंकि जो भी इथेनॉल है, जो भी इथेनॉल है, जैसे ही इसमें पोटेशियम परमैंगनेट पड़ता है, देखो ये इथेनॉल है C2H5OH, इसमें पोटेशियम परमैंगनेट पड़ा, तुरंत ही इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। ये कन्वर्ट होकर इथेनॉइक एसिड बन जाएगा। बताया था, बताया था ना। क्या होता है ये KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? ऑक्सीजन ऐड करता है। मैंने ऊपर ही बताया कि सलमान भाई में जब ऑक्सीजन ऐड कर देते थे तो वो हाथ फैला के शाहरुख भाई बन जाते थे, यानी CH3COOH, इससे ये बन जाते थे। क्या हो रहा है? KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, तो ये C2H5OH से CH3COOH इथेनॉइक एसिड बन जा रहा है। और जब इथेनॉइक एसिड बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है, तो कलर हमें यहाँ देखने नहीं मिलेगा, कलर यहाँ देखने नहीं मिलेगा। बट जब जब ये सारा इथेनॉल कन्वर्ट होकर इथेनॉइक एसिड बन चुका होगा, जब सारा इथेनॉल कन्वर्ट होकर इथेनॉइक एसिड बन चुका होगा, फिर जब उसके बाद तुम उसमें ढेर सारा पोटेशियम परमैंगनेट डालोगे तो वो कलर उसका देखने मिल जाएगा हमें। कलर उसका डिसअपियर नहीं होगा। पहले तो डिसअपियर हो गया, कलर देखने नहीं मिला। क्यों? क्योंकि सारा इथेनॉल कन्वर्ट हो चुका था इथेनॉइक एसिड में। बट फिर उसके बाद जब इथेनॉइक एसिड बन चुका है और उसके बाद तुम और एक्स्ट्रा डाले पड़े हो, उसके बाद तुम और एक्स्ट्रा KMnO4 डाले पड़े हो। ठीक है, इसको मैं कट कर दे रहा हूँ, पीएच पीएच नहीं लिखना है। ये क्या है?
KMnO4 है, तुम और एक्स्ट्रा KMnO4 डाले पड़े हो, तो वहां पर अंदर तो ये जो मटेरियल है क्या है, पहले इथेनॉल था बेटा, पहले C2H5OH था, अब लेकिन ये सारा CH3COOH एसिटिक एसिड या बोलो इथेनॉइक एसिड बन चुका है। तो जब उसके पास है ही नहीं है C2H5OH कन्वर्ट होने के लिए, तो कहां से कलर चेंज होगा, ये KMnO4 का कलर देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलो चलो नीचे आ जाओ। यही पूछा है, डज द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट परसिस्ट व्हेन इट इज इनिशियली एडेड, द पर्पल कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट डिसअपीयर्स इनिशियली, डिसअपीयर हो जाता है, बट जब अल्कोहल सारा कंज्यूम हो गया, यानी अल्कोहल नहीं इथेनॉल, जब सारा कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, रिएक्शन रुक गई, तो उसके बाद जब तुम एक्स्ट्रा डालोगे, देखो जब ये C2H5OH से सारा CH3COOH बन चुका है, फिर तुम एक्स्ट्रा चाहे कितना भी KMnO4 डाल दो, तो फिर ये कलर अपना रीगेन कर लेगा। ठीक है, पहले तो ये डिसअपियर हो जा रहा है, कलर नहीं है, पर जब एक्स्ट्रा डाल दिया, जब यहाँ पर नीचे इथेनॉल बचा ही नहीं, यहाँ पर ये सारा इथेनॉल बन चुका था CH3COOH यानी इथेनॉइक एसिड, तो कलर पर्पल कलर देखने मिल जाएगा। ठीक है, चलो नीचे एक्टिविटी 4.6 बहुत ही बढ़िया से मैंने समझाया। 4.5 कई लोग कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, 4.6 क्या है, एक स्मॉल पीस ऑफ सोडियम डालो इथेनॉल के अंदर, तो क्या होगा, सबको बताया है मैंने कि बिल्कुल बिल्कुल मेटल और एसिड वाला रिएक्शन होता है, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, देखो ये अपना इथेनॉल है, इसमें सोडियम डाला, सोडियम मेटल, क्या बना, सॉल्ट बना और हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट क्या है, सोडियम इथॉक्साइड, सॉल्ट का नाम याद रखना सोडियम इथॉक्साइड। और ये हाइड्रोजन गैस टेस्ट कैसे करोगे, इसके पास में एक बर्निंग स्प्लिंटर ले आओ, लाइटर ले आओ, कैंडल ले आओ, कुछ भी ले आओ, वो H2 गैस है इसलिए पॉप साउंड के साथ जलेगा। ठीक है, चलो अब है अगला फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। क्या है भैया, देखो देखो ये कुछ यहाँ पर पानी के अंदर डाल करके इसको हीट किया जा रहा है। क्या है, 1 ml इथेनॉल और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, 1 ml इथेनॉल और 1 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हल्का हिला दिया गया है, हल्का सा। क्या होता था याद है ना, इथेनॉल और ग्लेशियल एसिटिक एसिड यानी इथेनॉइक एसिड को मिला देते थे तो बनता था ईस्टर। देखो शाहरुख भाई और सलमान भाई आपस में मिल गए और बन गया ईस्टर। देखो इथेनॉइक एसिड और इथेनॉल मिलकर के ईस्टर बन गया और साथ में वाटर। और कैसे पता करते थे कि ईस्टर बन गया, एक स्वीट स्मेल, ईस्टर ना बिल्कुल लड्डू तरीके मिठाई तरीके होता है, एक स्वीट स्मेल आती है। ठीक है, तो ईस्टर की एक स्वीट स्मेल आएगी और मालूम पड़ जाएगा। देखो ऊपर जो एसिड लिखा है यही H2SO4 एसिड है, ताकि रिएक्शन फटाफट से हो पाए। चलो अगला क्या है 4.9, इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, देखो रिएक्शन कराई जा रही है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट लेना है और डाल देना है इथेनॉइक एसिड। ठीक है, फिर इसी को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करना है। बताया था ना, बताया था ना कि क्या बताया था चैप्टर 2 में, क्या बताया था, जो अपना जो अपना जो अपना एसिड है वो चाहे मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर ले, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, प्रोडक्ट क्या बनता था, तीन, क्या तीन, क्या तीन प्रोडक्ट बनते थे, सॉल्ट H2O और वाटर। वही यहाँ पर भी होगा, देखो देखो Na2CO3 और CH3COOH क्या बनाएगा, सॉल्ट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, सॉल्ट H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। और देखो बन गया अपना सॉल्ट, बन गया अपना सॉल्ट CH3COO H2O और CO2। ठीक है, नीचे ये देखो ये रिएक्शन हो गई सोडियम कार्बोनेट के साथ और ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, प्रोडक्ट दोनों में सेम है। चलो नीचे आ जाओ एक्टिविटी 4.10, इसमें क्या है, इसमें क्या है 10 ml ऑफ वाटर लेना है, दो टेस्ट ट्यूब लो, दो टेस्ट ट्यूब ले ली, अरे एक दो, दो टेस्ट ट्यूब ली, दोनों को शेक करना है। कैसे, कैसे, एक में ऐड अ ड्रॉप ऑफ ऑयल टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, दोनों में, दोनों 10 ml पानी में एक एक ऑयल का पॉप्टून डाला, क्या डाला, एक एक ऑयल का बूंद डाला। अब उसमें हमने टेस्ट ट्यूब बी में, ए वाले में तो कुछ भी नहीं, बी में क्या लिया, सोप सॉल्यूशन लिया और दोनों को शेक किया। ठीक है, दोनों को हिलाया। अब शेक किया तो उसके बाद देखना है, can you see oil and water layers separately in both the test tube immediately after you stop shaking them? दोनों को क्या लिया था, क्या लिया था, अरे भाई क्या लिया था, पानी और तेल की बूंद, पानी और तेल की बूंद।
बस बी वाले में हमने एक और चीज डाल दी थी, सोप सॉल्यूशन। शेक किया बहुत देर तक, फिर रोक दिया अचानक। अब क्या रोकते ही सेपरेट लेयर हमें दिख रही है? क्या सेपरेट लेयर हमें दिख रही है ऑयल और वाटर की? बताओ। सेपरेट लेयर हमें इमीडिएटली नहीं दिखेगी, थोड़ी देर बाद दिखेगी। और किस में पहले दिखेगी? ए में। क्यों ए में दिखेगी? क्योंकि बी में तो हमने डाल दिया सोप। सोप क्या करता है? ऑयल के आजू बाजू मिसेल फॉर्मेशन कर लेता है। चैप्टर 4 में पढ़ा था ना कार्बन कंपाउंड में। ये देखो बी वाले में क्या होगा? ऑयल है बीच में और आजू बाजू मिसेल फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरह का। ठीक है, समझ गए? चलो, एक्टिविटी 4.11 ये क्या है? ये क्या है? टेक 10 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर ले लो एक में, और एक में ट्यूबवेल का, हैंडपंप का पानी, हार्ड वाटर। देखो देखो, एक में डिस्टिल्ड वाटर ले लो, एक में हार्ड वाटर ले लो, दोनों में सोप सॉल्यूशन डालो। तो बताया था मैंने, सोप सॉल्यूशन डिस्टिल्ड वाटर में तो काम करता है बेटा, मगर हार्ड वाटर में काम नहीं करता। हार्ड वाटर में डिटर्जेंट काम करता है, क्योंकि हार्ड वाटर में कई सारे सॉल्ट्स होते हैं और वहां पर सोप काम नहीं करेगा। ठीक है, वहां पर सोप काम नहीं करेगा। तो इन विच टेस्ट ट्यूब यू गेट मोर फोम? द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर में ही ज्यादा फोम आएगा। ज्यादा फोम आने का मतलब झाग। साबुन से जब कुछ धुलते हो झाग आता है, तो वो झाग आ रहा है मतलब काम अच्छा हो रहा है, सही हो रहा है। बट इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ व्हाइट कर्डी प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट किसमें बनता है? जिसमें हार्ड वाटर होता है, क्योंकि उसमें इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट बन जाते हैं। देखो, हार्ड वाटर का मतलब होता है कि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम का आयंस पड़े हुए हैं। अब मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयंस जो हैं, इन्हीं के साथ मिल करके बना लेता है एक पीपीटी, बोला जाए तो स्कम। ठीक है, पीपीटी या फिर स्कम कैसे बनता है? इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। चलो भैया, समझा दिया। ये भी 4.12। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है अब क्या करना है कि अब दोनों ही हार्ड वाटर ले लो। ठीक है, एक में तो हम लोग ऊपर ले रहे थे डिस्टिल्ड वाटर और हार्ड वाटर, यहाँ दोनों ही टेस्ट ट्यूब में हार्ड वाटर ले लो। एक में सोप डालो, एक में डिटर्जेंट। तो भैया सबको पता है कि हार्ड वाटर के साथ डिटर्जेंट काम करेगा अच्छा, यानी ज्यादा फोम बनाएगा और प्रेसिपिटेट नहीं होने देगा। इसमें ये पूछा गया कर्डी फॉर्मेशन किस में होगा? तो फोम ज्यादा आएगा अपने डिटर्जेंट में, और द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग डिटर्जेंट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ फोम विथ नो वाइट प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट बन जाना यानी स्कम बन जाना, सही से काम ना करना। डिटर्जेंट में तो ऐसा नहीं होगा ना। सोप वाले में स्कम बनेगा, सोप वाले में स्कम, इस वाले में सोप वाले में स्कम बनेगा, डिटर्जेंट वाले में स्कम नहीं बनेगा। ठीक है, चलो अब आ गया है बायोलॉजी। हमने केमिस्ट्री के चारों चैप्टर्स की सारी एक्टिविटीज को स्वाहा कर दिया। बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है ये। और इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो वॉच ग्लास रखा हुआ है KOH का, ये KOH करता क्या है? देखो, ये KOH क्या करेगा कि ये KOH रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और K2CO3 बना लेगा। यानी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है सबको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वाले प्लांट को CO2 नहीं मिल पाएगा फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं रखा हुआ, इसलिए इसमें फोटोसिंथेसिस हो जाएगा। ठीक है, ये यहां पर लिखा हुआ है। चलो चलो, ये लिखा है कि लीफ में स्टार्च सेम अमाउंट का आता है। भाई जब फोटोसिंथेसिस होगा तभी तो स्टार्च या ग्लूकोज जो भी बोलो वो तभी तो बनेगा ना, फोटोसिंथेसिस का बाय प्रोडक्ट है। तो ए वाले में जहां पर इसने अब्सॉर्ब कर लिया वहां पर तो बनेगा ही नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, तो स्टार्च बनेगा ही नहीं। ठीक है, चलो 5.4। इसमें क्या है भैया? एक तरफ तो पिचकारी से यानी हैंडपंप वाली चीज से, पिचकारी से हाथ से यहाँ पर हवा भरनी है, हाथ से हवा भरनी है, और एक तरफ मुंह से फूकना है, मुंह से फूकना है और हवा भरना है। अंदर क्या है इसके? लाइम वाटर, और इसमें भी लाइम वाटर। लाइम वाटर मतलब केमिस्ट्री में क्या करना है, तुरंत लिख लेना है। लाइम वाटर मतलब CaOH ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। अब बताओ, जरा बताओ कि अपने आसपास जो एयर है उसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, या तुम फूको, जो तुम फूकते हो तब ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। जब हम एक्सहेल करते हैं, हमें पता है क्या एक्सहेल करते हैं? इनटेक तो हम करते हैं O2 ऑक्सीजन, और एक्सहेल करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इस केस में आएगी, इस वाले में नहीं, इस वाले में। ठीक है, जब हम खुद से एक्सहेल करेंगे तो यहां पर क्या होगा? CO2 प्लस CaOH ट्वाइस होगा, बनेगा CaCO3 प्लस H2O। ये CO3 क्या है?
व्हाइट कलर का पीपीटी है, ठीक है, अंदर व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा। चलो क्लियर, व्हाइट कलर का पीपीटी बन जाएगा। किसमें? सबसे पहले किसमें बनेगा पीपीटी? ये प्रेसिपिटेट व्हाइट कलर का, इस वाले में, क्योंकि इसमें CO2 बहुत ज्यादा मात्रा में आएगी, जबकि इसमें कम 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 आएगी, ठीक है। चलो नीचे आ जाओ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसमें क्या भैया? कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में ये वाली एक्टिविटी कि शुगर, चीनी खा लो। अरे भाई चीनी, जो तुम ये कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना जा करके, माजा फ्रूटी कोल्ड ड्रिंक, और कई लोग तो बड़े कूल बनते हैं, बड़े कूल, क्या पीते हैं पता है? पता है? रेड बुल, उसमें बहुत शुगर होती है। और कई लोग पीते हैं छपरी गैंग, अपनी टिकटॉक वाली, इंस्टा रील्स वाली, समझ ही गए होगे कौन सी ड्रिंक की बात कर रहा हूँ, कमेंट करके बता देना छपरी गैंग क्या पीती है। ये सारी सॉफ्ट ड्रिंक्स में बहुत ज्यादा शुगर होती है, तो शुगर तुम माउथ में डालो, एक बार नॉर्मली खाओ, मजा आएगा। एक बार नोज बंद करके खाओ, तो तुम्हें पता चलेगा जब नोज बंद करके खाओगे तो स्वाद सही से नहीं आ पाएगा, क्योंकि नोज में होते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स पढ़ाया था कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, एनिमेटेड लेक्चर जाके देखो, बड़ा मजेदार लेक्चर है। क्योंकि उसमें ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, जब स्मेल नहीं आएगी तो सही से टेस्ट हमें नहीं मालूम पड़ेगा। तो जो जीभ पर है गुस्टैटरी रिसेप्टर वो भी जरूरी है, जो नॉस्ट्रिल्स में है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वो भी जरूरी है, ठीक है। चलो फिर एक्टिविटी 6.2, इसमें क्या होता है कि ऐसे जब तुम ऐसे विंडो पे अपना पेड़ रख दोगे तो वो इधर तरफ मुंह कर लेगा, सनलाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ, और रूट्स इधर तरफ हो जाएंगी। क्यों ऐसा होता है? ऑक्सिन, एक नाम बताया था, ऑक्सिन। ये प्लांट हार्मोन है जो क्या करता है, जिधर शेड है, देखो इस साइड पे शेडेड एरिया है, शेड है यानी छाए है, इधर धूप नहीं पड़ रही है, तो जिधर तरफ शेड है, इधर छाए है, उधर तरफ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब तुम सोचो, ऐसे एक डंगाल है, ऐसे एक डंगाल है पेड़ की, ऐसे, और इस तरफ जिधर धूप नहीं है, इधर धूप नहीं है, इधर तरफ अगर प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है, लेंथ बढ़ रही है, तो ऐसे झुकेगा ही ना, उल्टी तरफ झुक जाएगा। तो वही होता है, इस तरफ देखो, जिधर शेड है इस तरफ प्रोडक्शन बढ़ गया, इस तरफ प्रोडक्शन बढ़ गया, तो अब ये इधर तरफ ऐसे झुक जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? फोटोट्रॉपिज्म, लाइट की तरफ झुकना, फोटोट्रॉपिज्म। और लाइट की तरफ झुक रहा है इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म, और रूट्स हमारी लाइट से उल्टा भाग रही है तो निगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है, समझ गए, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। चलो चलो नीचे आ जाओ, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें क्या इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है? सिर्फ एक ये वाली, क्या है? एक स्पून को लेना, चम्मच को, उसका अंदर वाला साइड जो अंदर कर्व वाला होता है जिससे तुम खाते हो, वो क्या होता है? कॉनकेव मिरर, और उसका उल्टा वाला होता है कॉन्वेक्स मिरर। और मुझे देख करके बताना कि इसमें तुम्हारी सीधी इमेज बनती है, किस वाले में उल्टी इमेज, ठीक है। यही कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। चलो नीचे एक क्वेश्चन और है कि अगर ब्राइट स्पॉट है, जैसे मैंने एक कागज लिया और इस पे पकड़ करके कॉनकेव मिरर, पकड़ करके कॉन्वेक्स मिरर क्या किया, कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लिया, कॉनकेव मिरर लिया, क्या हो रहा है? कॉनकेव मिरर क्या करता है? जितनी भी लाइट रेज आई, सनलाइट रेज, उनको कन्वर्ज करके यहाँ मारा एक पॉइंट पे। तो बहुत देर तक ऐसे रखे रहोगे तो ये जो पेपर है जल जाएगा धूप में, जब तुम ऐसे करोगे, ठीक है। आ गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या है? देखो ये एक एक्टिविटी है 11.1, पहली एक्टिविटी, जिसमें तुम अलग अलग पॉइंट पे इसका वोल्टेज और फिर इसका करंट ड्रॉप वगैरह निकालोगे, यहाँ पर लिखोगे, तो इसका V बाई आई क्या निकलेगा? ग्राफ पे जब डालोगे, V इधर तरफ हुआ, I इधर तरफ हुआ, यानी वोल्टेज, ये करंट, तो V बाई आई स्ट्रेट लाइन आती है। ये V बाई आई इज अ कांस्टेंट रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू V बाई आई। ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, वाई? बिकॉज ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ। चलो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये क्या है भैया? देखो इस चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। 12.1 क्या होता है कि यहाँ पर एक मैग्नेट, यहाँ पर एक कंपास रखा होता है जिसके अंदर मैग्नेट होता है। कंपास के अंदर जो नीडल होती है, सुई कंपास के अंदर, वो मैग्नेटिक होती है, वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में होती है, मैग्नेटिक होती है। बट जब हम करंट ऑन कर देंगे तो वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी, यानी अपनी, अगर मान लो इधर दिखा रही थी तो करंट ऑन करने के बाद इधर हो जाएगी, यानी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगी। क्यों? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्योंकि साइंटिस्ट लोगों ने बताया। कौन सा साइंटिस्ट ने? कमेंट करो जल्दी, नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बताया था? कौन से साइंटिस्ट थे इसमें? ओर्स्टेड करके कुछ नाम था। उन्होंने क्या बोला कि जब करंट जाता है तो अपना खुद का, करंट वायर के आजू बाजू खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। जब इसका, इस वायर का खुद का मैग्नेटिक फील्ड आएगा
तो जो ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड था कंपास नीडल का वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसलिए नीडल की डायरेक्शन बदल जाएगी। बहुत बढ़िया। देखो द डायरेक्शन, अब एक चीज में क्वेश्चन ये पूछा जा सकती है घुमा करके कि चलो ठीक है भैया डायरेक्शन तो बदल जाएगी, बट बताओ अगर क्या करें, अगर ये प्लस माइनस था यानी ऐसे करंट जा रहा था, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, माइनस को प्लस कर दें, इसको माइनस कर दें, ऐसे जाए तो क्या होगा? जो कंपास नीडल मान लो इधर घूम रही थी पहले, वो इधर घूमेगी, यानी डायरेक्शन उसकी भी चेंज हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। इट शोज दैट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके ओके ओके। अब एक और चीज कि इस तरह का बार मैग्नेट रखो नॉर्थ साउथ। बार मैग्नेट में क्या होता है? बार मैग्नेट में बार नहीं होता बेटे, हर समय हनी सिंह वाली सोच। थोड़ा इधर देखो, बार मैग्नेट में नॉर्थ साउथ पोल है, कंपास रख के ऐसे 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 जब डायरेक्शन बनाओगे नीडल की, तो वह ऐसी कुछ बनेगी, यूं नॉर्थ से साउथ, फिर ऐसे अंदर, ऐसे अंदर, ऐसे अंदर। कैसी? ये रही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कि नॉर्थ से साउथ में अंदर जाएगी और साउथ से नॉर्थ अंदर जाएगी। मतलब बाहर की तरफ कैसे रहेगी? नॉर्थ टू साउथ, और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ये डायरेक्शन रहेगी। चलो, अब एक और एक्टिविटी है ये कि एक केस है ए, एक केस है बी। पहले ए वाले में देखो क्या किया गया कि पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, करंट दौड़ाया गया, तो जो डिफ्लेक्शन है वो ऐसा है, जो डिफ्लेक्शन है ऐसा है, मतलब ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्शन है, किसका? नीडल का। बट अगर करंट हमने उल्टा कर दिया, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, करंट ऐसे दौड़ाया उल्टा, तो जो डायरेक्शन है नीडल की वो वेस्ट की तरफ है, उल्टी। क्यों? क्योंकि ऊपर ही बता दिया कि जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होगी, रिवर्स हो जाएगी बिल्कुल। करंट चेंज, डायरेक्शन चेंज। और पता कैसे करते हैं डायरेक्शन? ये अपना ये अपना जो लॉ था, अरे कौन सा लॉ, कौन सा रूल? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ये वाला क्या बताता है? ये ऐसे अपना लेफ्ट हैंड निकालो, ऐसे करके, यूं करके निकालो, और ये जो थंब रहेगा ये बताएगा फोर्स, ठीक है, मोशन, कि कंडक्टर का फोर्स किधर रहेगा। जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें करंट पास करा रहे हो, वो किधर तरफ मूव करेगा, ये थंब बताएगा। और ये फिंगर, ये फिंगर क्या बताएगी? नॉर्थ से साउथ का मैग्नेटिक फील्ड, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट बताएगी, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, चलो, अब इसी जो मैंने रूल बताया इसका यूज करते हुए इसमें बता देना है डायरेक्शन, कि ये देखो क्या है इस केस में, ये अपना एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक रॉड का पीस है। रॉड के पीस में इस तरह से कनेक्ट कर दिया गया है वायर, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, वायर। अब करंट दौड़ा दिया गया है, करंट दौड़ा दिया गया है, और यहाँ पर रख दिया गया है मैग्नेट, यहाँ पर रख दिया गया मैग्नेट। नीचे नॉर्थ है, ऊपर साउथ है। नॉर्थ से साउथ, सबको पता है ना, नॉर्थ से साउथ ऐसे मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेट फील्ड की डायरेक्शन है, इसमें किसकी उंगली रहेगी? कौन सी उंगली? मिडिल फिंगर। नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्थ साउथ कौन सी रहेगी? ये हमारी इंडेक्स फिंगर। ये नॉर्थ से साउथ में कर लिया, नॉर्थ से साउथ में, और फिर करंट की डायरेक्शन में ये रहेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव ये, नेगेटिव ये, तो पॉजिटिव गया यू यू यू। इसके डायरेक्शन में लाओ तुरंत, इसके डायरेक्शन में लाओ, यानी ये कुछ ऐसा कुछ होगा। और जैसे तुम ऐसा कुछ करोगे, ये वाला फिंगर इधर यूं जाएगा, यूं ऐसे, यानी ये जो थंब है ये इधर जाएगा, और थंब इधर जाएगा, मतलब कि ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, बताया था ना, थंब क्या दिखाता है? करंट कैरिंग कंडक्टर का मोशन, यानी ये करंट कैरिंग कंडक्टर इधर जाएगा, इस तरफ। ठीक है भैया, समझ गए, समझ गए। और अगर करंट की डायरेक्शन बदल दोगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से उल्टा कर दोगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो करंट ऐसे आएगा। तो करंट कैसे आएगा? यूं जाएगा, ऐसे ऐसे। और जब करंट की डायरेक्शन चेंज, तो ये भी चेंज, पहले ऐसे जा रहा था, अब करंट की डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो ऐसे जाएगा। ठीक है भैया, ओके। ये तुम चेक कर सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ठीक है, अब आता है लास्ट, आवर एनवायरनमेंट, लास्ट चैप्टर। इसमें से सिर्फ ये एक एक्टिविटी आएगी या आ सकती है, इसकी बहुत कम चांसेस है, बट हमने यहाँ पर सारे एक्टिविटीज कवर किए, इसलिए मैं ये भी बताऊंगा। और तुम्हें ये भी याद दिला दूं कि बेटा हमने ना सारे कवर कर लिए, जितना तुम पढ़ोगे आज तो यूट्यूब पे किसी ने सारे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज नहीं कराए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के, हमने सब कर लिए। ये लास्ट क्या है कि फाइंड आउट हाउ द सीवेज इन योर लोकेलिटी इज ट्रीटेड। Are there mechanism in place to ensure that local water bodies are not polluted by untreated sewage? अरे बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है यार, कि कैसे ट्रीटमेंट होता है, लिख देना। By installing waste treatment plants to remove harmful chemical and
pollutants before disposal. फिर what are environmental effects of untreated waste? अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट को ट्रीट नहीं करेंगे, अनट्रीट रखेंगे तो क्या होगा? It can lead to water and soil contamination, harming ecosystem and human health. इकोसिस्टम भी खराब होगा, ह्यूमन हेल्थ भी खराब होगी, बट तुम्हारी कुछ खराब नहीं होने देंगे क्योंकि हमने सारी एक्टिविटीज कर दी है स्वाहा। अब तुम्हारे लिए एक स्पेशल ऑफर कि जो अपनी 24 आवर्स बैच चल रही है उस पे मैं एक स्पेशल कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि जैसे ही वो बैच ज्वाइन करते हो तुम सिर्फ 24 आवर्स के अंदर अपना पूरा क्लास 10 का सिलेबस स्वाहा कर दोगे, including maths, science and social science with sample papers and sample papers के वीडियो सॉल्यूशंस भी। तो चाहे डेस्कटॉप पे एक्सेस करो, लैपटॉप पे, कहीं पर भी, iOS पर भी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर एंड्रॉइड ऐप वाले हो तो पढ़ने ऐप भी बैच ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इसी के साथ हमने रिएक्शंस भी देख ली थी लास्ट वीडियो में, एक्टिविटीज देख ली इस वीडियो में। अब बहुत जल्दी पूरा 10th स्वाहा करेंगे, बहुत धमाकेदार वीडियोस आएंगी, तो नोटिफिकेशन वाली घंटी छेड़ देना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। अब जाना, जा पढ़ ले।